अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। कैसी है शब नौरीना? बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। शब नौरीना, आज मैं सोच रहा था सुबह आते हुए एक यूजुअली हम लोगों का एक लाइफ का पैटर्न बन जाता है और मतलब अब आपको पता होता है कि एक पैटर्न बन गया। आज सुबह मैंने दफ्तर जाना है, वहाँ 10 किताबें होंगी, उनको खोलना है, फिर कंप्यूटर पे बैठना है, फिर अपना काम करना है। जिस तरह लोगों की जो जो दफ्तरी काम होते हैं, फिर एक सोच आती है कि ये जो मोनोटनी आ जाती है, ये जो पैटर्न आ जाता है जिंदगी में, इसको कैसे तोड़ा जाए। और अगर ये नहीं टूटता तो आपकी जिंदगी में बोरियत, फ्रस्ट्रेशन और फिर बीमारियां आ जाती हैं। एग्जैक्टली सही कह रहा हूँ। आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौरीन, आप ये पैटर्न किस तरह ब्रेक करती हैं? लाइक कि जिस तरह देखिए रूटीन बना हुआ है लाइफ का, कि सुबह जाके 4 चीजें करनी है और फिर मैंने घर आ जाना है। जिस तरह अगर आप सुबह उठी हैं, आप गई अपने रेस्टोरेंट, आपने रेसिपी तैयार की, शो पर आई, फिर आपने बच्चों को पिक किया, ट्यूशन छोड़ा। वो रात को सारा स्केड्यूल बना लेती हूँ मैं। रात को मैं कह रहा हूँ ये जो पैटर्न होता है ना सुबह का, इससे इस पैटर्न को कैसे तोड़ा जाए? तोड़ा जाए, ये कैसे टूटेगा? ये तो तोड़ ही नहीं सकते ना। कैसे आप पैटर्न तोड़ सकते हैं? मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये जिस तरह नौरीन ने बड़ी जबरदस्त बात की, ये पैटर्न तो नहीं टूट सकता जो रोजमर्रा की जिंदगी का होता है। लेकिन आप अगर सुबह 1 घंटा पहले जागते हैं और अगर आप रात को जल्दी सोते हैं तो आप इस पैटर्न को चैलेंज कर सकते हैं। आप जब सुबह उठते हैं जल्दी तो आप अपनी पसंद का गाना लगा सकते हैं। अगर गाना लगा के और लोग उठ जाते हैं तो आप हेडफोन का इस्तेमाल करके गाना लगा सकते हैं। आप नाश्ते में रोजाना की वेरिएशन कर सकते हैं और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि आप रोज आना अच्छा अगर तैयार होंगे तो ये पैटर्न चैलेंज हो सकता है। क्योंकि जब आप सुबह तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी डिफरेंट चीजें आप पहनते हैं, कुछ नया बनाते हैं, नया खाते हैं, कोई नया सॉन्ग सुनते हैं, तो ये आपको पूरे दिन के लिए प्रेप कर रहा होता है। हम में से 90% लोग क्या करते हैं, जागते हैं, नहाने जाते हैं और सीधा काम पे आते हैं। सीधा काम पे, एग्जैक्टली। तो वो जो सुबह आपने अपने आप को, अपने जहन को तैयार करना होता है, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करना होता है, खुश करना होता है, ताकि अपना काम भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। हम वो नहीं करते। हमें लगता है कि अगर हम 15-20 मिनट और सो जाएंगे तो दिन बहुत ही शानदार गुजरेगा। ऐसा हरगिज नहीं होता। आप अगर थोड़ी देर पहले उठेंगे, अपनी पसंद का, सीरियसली नौरीन, इट एक्चुअली वर्क्स। जैसे आपने आज डिफरेंट सा कलर पहना है। इससे आप क्या और भी फ्रेश लग रहे हैं। यू नो दिस इज रियली गुड। कॉफी पिंक, टी पिंक, जो भी आप इसको बोले, इट रियली लुक्स गुड ऑन यू। थैंक यू। इससे क्या कूल लग रहे हैं, फ्रेश माइंड लग रहा है, फ्रेश कलर्स लग रहे हैं। सीरियसली अगर आप सुबह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। सुबह हमारी आंख खुलेगी, सामने हमारे अंडा पराठा होगा, उसके बाद एक बाइक तैयार होगी और मतलब गाड़ी तैयार होगी, जो भी जिस तरह भी आपने बस से जाना है, जैसे भी जाना है, एक पूरा पैटर्न चल रहा होगा। और सुबह जागते ही जो परेशानियों की लिस्ट है वो आपके सर पे लाद दी जाएगी। देखिए ये चीजें सिर्फ आपके साथ नहीं, ये तकरीबन आधे से ज्यादा मुल्क के साथ इस वक्त यही प्रॉब्लम है। लेकिन आपका जो काम है और हमारा जो काम है आपको बताना है कि आप इस चीज को चैलेंज कैसे कर सकते हैं। इसको चैलेंज करने का बेहतरीन तरीका होता है कि अपना जो दिन है वो जो आप शुरू कर रहे हो उसके अंदर वैरायटी डालिए। रोजाना एक किस्म का नाश्ता, एक किस्म के कपड़े, एक किस्म का जो पूरा पैटर्न होता है ना, वो आपको बदलना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, म्यूजिक हेल्प्स। हाँ, म्यूजिक से आपका बड़ा मूड रिवाइव होता है। आप हमेशा होते हैं और हमारी खुशकिस्मती हमारे पास इतना अच्छा बैंड है। बैंड के लिए एक बैंग होना चाहिए, खुद ही बजाएं, खुद ही खुश यू आर राइट, एब्सोल्यूट। जैसे मैं एंटर होती हूँ ना सुबह, इतने मजेदार से सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, बंदा और फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल, ये तो है। देखिए, और ये बैंड जबरदस्त गाने चला रहे होते, खुद भी गा रहे होते हैं। और आपको पता है ये एनर्जी हमें मेंटेन करनी चाहिए हर वर्क प्लेस के ऊपर। एंड माजरत है उन बॉसेस को जो अपनी एम्प्लॉइज की ना जान अजाब रखते हैं। आपको पता है सीरियसली, मैं ये टेलीविजन का पूरी जर्नी स्टार्ट करने से पहले जब इंटर्नशिप्स कर रहा था या पहली जॉब कर रहा था, तो मैं कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था। और एक बॉस जो होता है वो अपना टेरर फैला के ये समझता है कि बहुत ही कोई एक शानदार काम कर लिया, जबकि पूरे दफ्तर, पूरा प्रैक्टिकली, आई एम नॉट लाइंग टू यू नौरीन, सब गालियां दे रहे होते हैं बॉस को। अजीब नेम्स रखे हुए होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, और जल्लाद आ गया, हिटलर आ गया, खड़ूस आ गया, खड़ूस आ गया। ये मतलब ये क्या? सुने, थोड़ा ही फैमिली शो है, आप भूल जाती हैं। इसके बाद आप जिस राह पे निकलेंगी ना, वो मैं आपको वही रोकना चाह रहा हूं। ऑफ कोर्स हाँ, इससे पहले जब मतलब टेलीविजन में नहीं आया था, तो उससे पहले जब मैं मतलब पढ़ रहा था, इंटर्नशिप्स करता था जाके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, एमएनसीज में। तो एक यूजुअली आपकी एक मुझे लगता है शऊर भी बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस
बढ़ रहा होता है। तो मुझे ये होता है कि कोई भी अगर आप किसी भी जगह में अगर आपके हाथ में है माहौल बनाने का तो वहाँ का माहौल अच्छा बनाइए। और अगर आप अपने घर पर हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन घर के ऊपर घर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ की आप देखें, आप कोई भी चीज़ खरीदती होंगी, आप ऑलिव्स खरीदें, आप बटर जैम खरीदें, आप दूध का डब्बा खरीदें, हर चीज़ पे एक एक्सपायरी डेट होती है। बिल्कुल, वो चेक करें, है ना? नहीं मैं तो हाँ मैं कुछ और बात अच्छा मैं कह रहा हूँ लड़ाई झगड़े की भी एक एक्सपायरी डेट होती बिल्कुल, है। exactly। कॉन्फ्लिक्ट्स को इतनी देर तक मत लेके जाएं। अगर घर में आपका किसी से कोई मसला या झगड़ा या प्रॉब्लम है तो उसका भी एक एक्सपायरी टाइम है और वो होता है मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का। उसके बाद खुद ही जाके मना लें। वैसे असफर एक्सपायरी टाइम्स पे मैंने थोड़ा सा ये बोलना है, लाइक देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं सुपरमार्केट्स में, हम यू ट्रॉलीज भरते रहते हैं, हम कभी भी 90% लोग हैं जो एक्सपायरी डेट्स नहीं चेक करते। लेकिन मैं कहती हूँ उनको चेक करना चाहिए, भले वो इतनी सी चीज उठाएं, एक्सपायरी डेट जरूर देखें। ये क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है बहुत सारे चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि आप नहीं सोच सकते। तो यू हैव टू चेक। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, आप कुछ भी लेंगे ना, एक सुई भी लेंगे तो भी आप उसकी एक्सपायरी डेट देखें कसम से, क्योंकि वो उसकी हाँ वो काली भी हो जाती है ना, जंग छोड़ देता है उसकी। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता। तो एक्सपायरी पे मुझे ये याद आया था क्या चीज? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये एक्सपायरी डेट की बात बहुत ही वैलिड है। मैंने भी घर में ना जब शौक चढ़ता ना कि डाइट करना है और हेल्दी खाना है और नाश्ता बड़ा हेल्दी होना चाहिए तो मैं बहुत सारी वो ले आया था, ओटमील और कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह की चीजें ले आया था। और उनमें से काफी सारे दिन में 3-3, 4-4 महीने की एक्सपायरी थी। ऑफ कोर्स अब एक ही दफा ग्रोसरी करते हैं ताकि तकरीबन कोई 2-3 महीने तक तो वो चलती है। लेकिन ये बहुत पते की बात है, खास तौर पे जब बच्चों को आप कैंडीज दिला रहे होते हैं या चॉकलेट्स दिला रहे होते हैं तो आप खास ख्याल रखा करें कि एक्सपायरी डेट कब आ रही है। उसके साथ साथ जिस तरह अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि जब आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप सुबह एक हेल्दी नाश्ता करते हैं, एक अच्छा नाश्ता करते हैं, उसका भी आपकी शख्सियत पे बहुत ही बेहतर असर पड़ता है। बहुत अच्छा बड़ा फ्रेश फील करते हैं। पूरे दिन आपको काम करना होता है। अगर आप सुबह, एक बहुत बड़ा मैसिव कल्चर है हमारे यहाँ के सुबह रात का सालन खाया जाता है। हाँ, एक ये कल्चर है जो कि मैंने नोट किया, क्योंकि आपको पता है मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ ना तो ऑफ कोर्स हमारी कॉल टाइम कभी बहुत अर्ली मॉर्निंग की होती है, अराउंड 10 o'clock यू हैव टू बी। तो वहाँ रिकॉर्डिंग पे कभी पहुँचते ना तो अच्छा, नॉट ओनली इन कराची, किसी भी शहर में मैं कभी गया हूँ तो वहाँ पे एक कल्चर मैं देखता हूँ, खासतौर पे मुलाजिम जो होते हैं या नॉर्मली भी जो घर में लोग होते हैं वो रात का सालन खा रहे होते हैं। अब आप देखें, इतने पते की बात है कि अगर आप रात का सालन खा रहे हैं ना तो फिर आपका जो दिन है वो घर में मजदूरी करते हुए गुजरना चाहिए। अगर आप रात का सालन खा के अगर आपको एक एसी के दफ्तर में जाके बैठ जाना है तो आपने अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। प्लीज इस बात का खास ख्याल रखें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज का एक बहुत ही शानदार शो आप लोगों के लिए खवातीन और हज़रात लाइन अप किया है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब आपकी मुलाकात कराते हैं आपके बेहद इसरार पे। आज फिर हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। एक बार और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से? ठीक ठाक है। आज आप नौरीन आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं कहा नौरीन, खुदा के लिए कॉलर्स को भी बात करने दिया करें, आप ब्रेक में सवाल अपने पूछ लिया करें। इतनी मुश्किलों से तो मिलती हैं। इतनी मुश्किलों से कसम से डॉक्टर बिल्किस मिली। डॉक्टर बिल्किस, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज जैसे कॉलर्स थे अनवांटेड हेयर का पूछ रहे थे, तो अनवांटेड हेयर के लिए होम रेमेडीज भी लेकर आई हूँ और बस उसी पे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, काफ़ी सारे डॉक्टर्स का ये मानना होता है कि जो एशियन स्किन है हमारी, उसके ऊपर लेज़र नहीं कराना चाहिए, वो दाग धब्बे छोड़ जाती है। अगर कोई खातून है जिन्होंने लेज़र कराया हो और उनके चेहरे पे दाग रह गया हो, वो दाग जा सकता है क्या? देखें, इसके लिए मैं कहूँगी कि एशियन स्किन के लिए भी अब लेज़र्स आ गए हैं। पहले के जो लेज़र्स थे ना, जिसमें मतलब कि एक एक बाल को टारगेट किया था, तो वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, तो करा सकते हैं। अब जो चीज़ लेज़र से या किसी वजह से भी आपको दाग धब्बे जो मलाजमा हो गया है, उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन बहुत लेंदी है।
पिगमेंटेशन मेलास्मा उसको मतलब कि गिव अप कर देते हैं, या वो स्किन पतला करने वाली क्रीमें लगाना शुरू कर देते हैं। हाइड एंड सीक खेलता है, सुपरफिशियल लेयर से वो हटा देता है, एट लास्ट आपको स्पाइडर वेन्स हो जाते हैं, आपकी स्किन पतली हो जाती है, फिर ना वो धूप बर्दाश्त करती है, ना गर्मी ना सर्दी, तो ये जो है ना प्रॉब्लम आती है। इसका बिल्कुल इलाज मुमकिन है, लेकिन नेचुरोपैथी में बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, साल 2 साल भी लगते हैं। और इसमें इंटरनल इलाज है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए। लगाने से 20% आराम आता है, खाने से 80% आता है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आजकल आपको पता है बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने ज़ाती प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं जो कि अब ओवर द काउंटर आप खरीद सकते हैं। उनमें एक हाइलुरोनिक एसिड भी है। अच्छा, जी, अब वो आपको पता है यंग जो ख़वातीन हजरात हैं वो भी ख़रीद लेते हैं। क्या यंग लोगों को भी वो फ़ायदा देगा? ये हाइड्रेट करता है ना, हाइड्रेटिंग है, उसमें कुछ और न मिलाओ। ठीक है। देखो नया नया सीन लोग चीज़ें खरीद लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड खरीद लेते हैं, वो देखते हैं कि कोई भी एक अदाकार बहुत खूबसूरती से लगा रही है, उनकी स्किन बहुत अच्छी है, नहीं पता होता कि वो फिल्टर है या क्या है, या उनको कितना पे किया गया है, या कितनी लाइट है आपके, कितनी लाइट फिल्टर्स हैं, लाइट्स है, पेमेंट है, पेड कंटेंट होता है, तो जो लिखा हुआ होता है वो बोल रही होती हैं। और फिर उनका एक प्रोटोकॉल है, जो आपकी स्किन के लिए आप चीज़ें लगा रहे हो, उनका एक प्रोटोकॉल है। आप कोई भी चीज़ उठा के देखते हो तो आपने देखना है कि नया मायसिन कितने % है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मेरे पास यंग लड़कियां यही सारी गलतियां करके आ रही हैं। अपनी स्किन को बिल्कुल उन्होंने जो है ना क्या मैं बोलूँ कि मैं सर पकड़ लेती, मैं कहती हूँ आप लोग कॉलेज जाते हो तो कम से कम पढ़ लें कि कब लगाना है, कैसे लगाना है और कौन सी स्किन पे यूज़ करते हैं, क्योंकि गूगल बीमारियों के लिए झटपट गूगल कर लेते हैं। और आपको पता है एक चीज़ और जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कॉमन है, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। खुद ही गूगल के पीछे पड़ जाते हैं, गूगल से हर चीज़ निकालते हैं। आपको पता है गूगल से हर चीज़ से आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं डॉक्टर साहब, वो पता नहीं कहाँ आपको लेके चली जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जो आप टेलीविज़न पे कमर्शियल में देख रहे होते हैं वो पेड कंटेंट भी होता है। उसके बाद जितने भी एक्टर्स होते हैं वो पूरा एक डाइट और फिटनेस रिजीम फॉलो करते हैं। मतलब उनका जिम का एक रिजीम होता है, उनका डाइट का एक रिजीम होता है, वाटर इनटेक का पूरा एक सिस्टम होता है, जूसेस का। उसके बाद एक पूरा आपको पता है कितने सारे सैलॉन्स जा के अपने फेशियल ट्रीटमेंट्स वैसे ही हो रहे होते हैं। तो स्किन क्वालिटी जो आप टेलीविज़न पे देखते हैं उसकी वो एक पूरे रिजीम फॉलो करते हैं। जितनी ख़वातीन हैं जो कि फिटनेस नहीं कर रही हैं, जिम नहीं जा रही हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, घर में बैठे हुए हैं और सिर्फ एसी से निकलते भी नहीं है, डॉक्टर बिल्किस कितने लोग हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरनाइट चेंज है? तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। ओवरनाइट देखिए, मैं सबको ये कहती हूँ कि आप नेचर से सीखो। कभी आपने देखा है कि आज आपने बीज डाला कल वो दरख्त बन गया? कभी भी। आपकी ज़िंदगी की स्टोरी सिर्फ 3 घंटे में फिल्मों में कंप्लीट होती है, हकीकत में नहीं। आपकी स्किन की लेयर भी जो है ना 28 डेज, जब आपकी एज हो जाती है तो 35 डेज में आपकी एक स्किन की लेयर जो है ना वो उतरती है। तो अब स्किन पे कुछ भी चीज़ लगाने से पहले आपको बहुत दफ़ा देखना पड़ेगा, और आपकी स्किन बेस्ट आपको बताती है कि कोई भी चीज़ लगाओ, छोटे छोटे रेड हो रही है तो वो बता रही होती है कि बस कर दो, मुझे माफ कर बॉदर कर रही, मुझे माफ कर दो। अच्छा जैसे डॉक्टर बिल्किस मेरी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है? आपको तो रोजेशिया है, मैंने आपको कहा है आप इसका ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा मेकअप भी मैं ज्यादा यूज नहीं कर सकती डॉक्टर बिल्किस, मेकअप से मुझे रैश हो जाता है। आपको मिनरल मेकअप इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको रोजेशिया है तो आपको मिनरल मेकअप, और रोजेशिया स्किन के लिए आप देखिए सेंसिटिव स्किन के लिए जो मेकअप हो आपने वही वेयर करना है, क्योंकि आप अगर जैसे ओवर द काउंटर आप कोई चीज़ लेकर आप लगाती हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली जैसे अभी आपने कहा कि वो जो पेड जो चीजें होती है वो तो मैं कभी भी नहीं लगाती, नेवर। जैसे गूगल पे लोग करते हैं, एज फार आई नेवर डू दैट, क्योंकि मैं तो वैसे ही अपनी स्किन के मामले में बहुत ज्यादा डरती हूँ। और ये ज्यादा सेंसिटिविटी जो ज्यादा स्किन पे होती है ना मैं तो ये चीजें कभी भी नहीं, जैसे मैं हमेशा उस पे जाती हूँ नेचुरल उस पे, जैसे आप मुझे बता रही हैं कि लॉन्ग उस पे कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर बिल्किस ये रोजेशिया जो होता है ये किसी भी स्किन पे किसी को भी हो सकता है? रोजेशिया ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून और रोजेशिया में ऐसा होता है कि आपकी स्किन रेड हो जाती है। और रेड रहती है या धूप में हो जाती है?
धूप में जाती है तो एकदम गर्म हो जाती है, रेड हो जाती है। अच्छा, ये इसका स्टेप 1 है। स्टेप 2 में ऐसा होता है कि ये फिर फट जाती है, फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। रोजेशिया स्किन जो है बटरफ्लाई पैच बनाती है, ये वाला। पहले तो ये वाला, तो ये स्किन आपकी रेड होगी, हीट अप होगी, और आपको पिंचिंग ट्विंचिंग सेंसेशन होगी जब आप बहुत ज़्यादा धूप में जाओगे या बहुत ज़्यादा ठंड में जाओगे। स्लो एंड ग्रेजुअली अगर आपने उस पर कोई भी चीज़ विदाउट रिसर्च आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर आपकी ब्लास्ट होने लगेगी, फिर दाने निकलने लगेंगे, और फिर ये जो है ना पूरी स्किन पे फैल जाएगा, फिर आपकी स्किन की जो ना जो स्किन उतरने लगेगी। ठीक है। ये भी रोजेशिया में होता है। और रोजेशिया के लिए इंटरनल मेडिकेशन बहुत अच्छी होती है। पहले भी बताया कि बनाना बहुत अच्छा है, कि बनाना का आप मैश करके आप लगाओ। और अगर एलोवेरा सूट करता है तो बाज़ रोजेशिया स्किन पे एलोवेरा सूट नहीं करता। एलोवेरा को ठंडा करके, और किसी भी ब्रांड का ना लें, क्योंकि हर ब्रांड में प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं। मेरी ब्रांड है नेचुरलाइज, उसका भी नहीं लें। आपने सिर्फ पौधे को काट के उसके बीज से जो उसका सफ़ेद कलर का पल्प होता है वो लीजिए। और आप एलोवेरा को देखते हैं, उसका पल्प देखते हैं, कभी आपने देखा है वो डार्क ग्रीन होता है? नहीं, वो वाइट कलर का होता है। जब आप किसी ब्रांड का लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है, तो आप खुद सोचो कि उसमें कलर भी मिला हुआ होता है। और डॉक्टर बिल्किस इसके तो हम शेक्स भी बना सकते हैं। मैं तो शेक्स में डालती हूँ एलोवेरा। एलोवेरा बेहतरीन है अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, आपके अपनी स्किन अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए, और घुटनों का दर्द आप दूर करना चाहते हैं, शुगर मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसका जो है ना आप इसको एलोवेरा खा भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। खवातीन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद कॉलर्स का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं में जाएगा, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्किस जी। डॉक्टर बिल्किस, आप बात कर रही थी अनवांटेड हेयर के ऊपर। जी, अनवांटेड हेयर के बहुत सारे देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो भी आपके अनवांटेड हेयर होते हैं, और फिर हार्मोन्स अगर बैलेंस हो भी जाए तो अनवांटेड हेयर रह जाते हैं, ऑल्दो कि थोड़े से पतले हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी है, लेज़र्स पे जाना चाहें आप जा सकते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बाल आ गया है तो वो पतला हो सकता है। अगर आप लेज़र पे भी जाते हैं तो भी आपको एंड में जाकर 6 महीने साल में एक दफ़ा जो है उनको दोबारा साफ़ करना पड़ता है। अब आते हैं कि अगर आपके बाल थोड़े से आ रहे हैं तो आप उसको, जैसे ख़ासकर ख़वातीन के बच्चियों के यहाँ ये इधर बाल आ जाते हैं और इधर, हम क्या करते हैं फ़ौरन जो यहाँ वाला बाल है ना उसको जब हम वैक्स करते हैं तो वो मोटा होता चला जाता है। मैं चिन की बात करें, चिन एरिया की, चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा जो है ना, या तो आप ट्यूज़र से निकालें और जो मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ वो लगाएं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करने की कोशिश कीजिए, और ये रेमेडीज़ जो है ना आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा लगाते हैं, जितने बाल निकल जाते हैं ठीक है, आपने कुश्ती नहीं लड़नी है अपने बालों के साथ, अपने स्किन के साथ, वरना फिर आगे जाके वो मलाजमा में बदल जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुल करते हैं, बार बार करते हैं, तो दाग धब्बे छोड़ सकता है। तो इसमें रेमेडी का नहीं, इसमें आपका कसूर होगा, क्योंकि आप स्किन को बार बार ट्रॉमा दे रहे हैं। जितनी चीज़ें बता रही हूँ आपने हफ्ते में एक बार करना है। सबसे नंबर 1 बेस्टेस्ट रेमेडी जो है मैं आपको बता देती हूँ, कुर्तुम के बीज। ठीक है, आपने सिंपल इसको लेकर पीसकर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप इसमें कोई भी कैरियर ऑयल थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं पानी के साथ। अगर ड्राई स्किन नहीं है तो आप इसी को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं, और ये आप लगाएंगे आफ्टर वैक्स, या अगर आप लेज़र वगैरह करा रहे हैं, अगर लेज़र करा रहे हैं 3 दिन तक कुछ भी नहीं लगाएंगे, 3 दिन के बाद आप लगाना शुरू करें कुर्तुम के बीज। अच्छा,
अब दूसरी रेमेडी जो है बहुत अच्छी, उसमें आपने क्या करना है, आपने लेना है कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच आपने लिया। अब इसमें आप पानी नहीं लेंगे, आप इसमें लेंगे एग वाइट, ठीक है, अंडे की सफेदी। अंडे की सफ़ेदी, वो आपने 1 चम्मच लिया। अब इसको अच्छी तरीके से आप बीट करें, आपकी क्रीम तैयार हो जाएगी। इस तरह करके बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको क्रीम बना लेना है। डॉक्टर बिल्किस, ये जो बहुत लोगों के चेहरे पे रुआं सा होता है, जी, रुआं के लिए सबसे बेहतरीन है ये। और एक और बताऊंगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप लगाएं। आई थिंक ये जो एग वाइट है स्किन टाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। जी, स्किन टाइटनिंग। और ठीक है। डॉक्टर बिल्किस, ये आंखों के इर्द गिर्द भी आप लगा सकते नहीं, ये एरिया पे तो बिल्कुल भी लगा नहीं, सकते। बिग नो है इस एरिया के लिए, ठीक है। आपने ये देखिए क्रीम बनाई। अब इसमें थोड़ा सा आपने पानी भी ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि पानी में कॉर्नफ्लोर जो है ना वो फूल जाएगा, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, गॉस पीस लेना है और मिसाल के तौर पे यहाँ रखा, और आप या पहले एक लेयर आपने लगाई, फिर गॉस पीस लगा दिया। उसके बाद आप 3-4 लेयर सुखाते रहें, अगर आपके ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन रखिएगा। उसके बाद जब सूख जाए पूरा तो आराम से इसको निकाल दीजिएगा। जितना आपका रुआं निकलता है ठीक है, ऐसा नहीं कि रुआं रह गया है, कुछ निकल गए, कुछ नहीं निकले तो आप दोबारा ये स्टार्ट कर दें, नहीं, आपने कर लिया। उसके बाद सिर्फ अंडे की सफ़ेदी लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो आपने अपनी स्किन को ट्रॉमा दिया है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी रेमेडी जो है बहुत अच्छी रेमेडी है, वो है घर की हल्दी। आपने सिर्फ हल्दी लेना है, उसमें लेमन को स्क्विज करना है, ठीक है। 1 चम्मच ले लीजिए जितना आपको चाहिए, उसमें आपने नींबू का रस डालना है, अच्छी तरीके से पेस्ट बनाना है। और उसके बाद जो है आप गैर ज़रूरी बाल, अनवांटेड हेयर पे आप लगा लीजिए। लगाने के बाद उसको सूखने दीजिए, जब वो सूख जाए तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज निकाल लीजिए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे उनकी स्किन ख़राब नहीं होती। तो आप ये कर सकते हैं, रुआं वाली स्किन पे कर सकते हैं, माथे पे बाल हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगेन एक दफ़ा किया, जितने आपके बाल निकलने थे निकल गए। फिर बच्चों के लिए आप 1 हफ्ते बाद करेंगे, बड़े 1 दिन छोड़कर कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तीसरा ये है कि आपने शहद लेना है, ठीक है, 1 चम्मच आप ले लीजिएगा शहद। अब इसमें से कोई भी रेमेडी आपकी दवा बन सकती है ना, आपकी स्किन को सूट कर सकती है। आपने 1 चम्मच शहद लिया और इसमें आपने लेमन स्क्वीज किया, ठीक है। लेमन के बीज अगर आ जाएं तो उसको निकाल दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच भरकर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद ये रुआं के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये जो ये पेस्ट बन जाएगा, देखिए इस तरह का ये पेस्ट बन गया, ये आप एज अ मास्क भी लगाएंगे तो ये पोर्स मिनिमाइज़र भी बन जाएगा। और आपकी हल्दी में कलर नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप बोलेंगे बाल तो निकल गए, चेहरा पीला हो गया तो वो फूड कलर से होगा। तो इसका दूसरा हल ये है कि आप बोलेंगे हम क्या करें, तो जो हल्दी की गांठें मिलती हैं उसको आपने क्या करना है, उसको कभी भी डायरेक्ट आप पीसोगे नहीं, आपका ग्राइंडर जो है वो उसकी ब्लेड तबाह हो जाएगी, क्योंकि उस पर भी कुछ चीज़ें स्प्रे की हुई होती हैं। पहले आप उसको धोएंगे, फिर उसको चूल्हे पे सेक लेंगे। सेकने से क्या होगा, वो नरम हो जाएगा, फिर उसको मोटा मोटा कूट कर फिर ग्राइंडर में डाल के आप हल्दी बना लेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो आर्टिफिशियल कलर दिया हुआ होगा हल्दी को वो नहीं होगा। तो इस तरह जो है ना आप अपने अनवांटेड हेयर के लिए छोटी छोटी हर्बल रेमेडीज़ हैं, हो सकता है कि एक आपकी दवा बन जाए और आपको अपने बालों से निजात मिल जाए। जबरदस्त। डॉक्टर बिल्किस, लोग हल्दी की जगह उपटन भी इस्तेमाल करते हैं काफ़ी दफा। नहीं, उपटन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। उपटन में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे जो है बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा माएँ हार्मोन्स खाने की वजह से बच्चों के जिस्म पे बाल बहुत होते हैं। तो आप जब उनको नहलाएं ना तो बेसन से नहलाएं, और आपने क्या करना है, गॉज पीस या ऊनी कपड़ा लेना है।
आप रोज़ नहलाएंगे, आप देखेंगे कि बच्चों के बाल आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर भाई जब बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जैसे पुराने ज़माने में वो उपटन में वो कुछ मिला के वो बच्चों की तो पता नहीं क्या करते नहीं, थे, वो या लोई आटा मिला के होता नहीं, है सिर्फ लोई। वो आपने क्या करना है, सख्त हाँ। आटा गूंदना है, बच्चों के लिए बता रही हूँ। एक सख्त आटे का पेड़ा बनाएं, उसके साथ थोड़ा सा घर से जो कुकिंग ऑयल लेना चाहे वो ले लें, जैतून का तेल ले लें। आप उसको पेड़े को उस पर डिप करके ना बच्चे के पूरे जिस्म पर आप घुमाएं, तो उससे भी उनके बाल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन माएँ क्या करती हैं, आजकल हम चाहते हैं कि 1 मिनट में सारे काम हो जाए, और यही गलती है। बच्चे के बाल भी अगर आपने ख़त्म करने हैं तो याद रखिएगा, 1-2 दफ़ा लोई करने से, इसको लोई कहते हैं, नहीं जाएंगे। एटलीस्ट 3 महीने आपको करते रहना पड़ेगा, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, कुछ लोगों को लेटर एज में बाल का प्रॉब्लम later शुरू age होता में है, बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। चंद एक खवातीन हैं जिनके लेटर एज में आफ्टर 40 उनके सर के बाल कम हो जाते हैं चेहरे और पे चेहरे पे आ जाते हैं, मूंछें हाथों पे आ आ जाती जाते हैं, हैं। दाढ़ी आ जाती है, तो वो उनको भी ट्यूज़र से निकालने के बाद ना वाइट कलर के बाल होते हैं। एक और बात, जब आपकी एज हो जाती है 40 प्लस में या मेनोपॉज में जाते हैं, तो एशियन स्किन पे बाल आ जाते हैं, खासकर यहाँ पर और इधर। तो उस पे आप लेज़र कराने नहीं जाइएगा। सफ़ेद बालों में लेज़र नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लोग पैसों के लिए कर लेते देते हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं देगा वो। उसका आसान है कि आपने ट्यूज़र से बाल निकालें, आप वैक्स भी ना कराएं, ट्यूज़र से आपने बाल निकालें, और ये मैंने जो रेमेडी बताई ये कीजिए। नहीं तो आपको अंडे की सफ़ेदी और कॉर्नफ्लोर का बताया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, ये कीजिएगा, तो बाल आहिस्ता 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 जल्दी जल्दी निकलना ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपको 3-4 महीने बाद दोबारा ये रेमेडीज़ करते रहना पड़ेगा। जी, अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर बिल्किस, जो बच्चियां जिनकी शादियां नहीं होती हैं और उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, वो तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि अगर ये हमारे फेशियल हेयर आते रहे तो फिर रिश्ते में, आपको पता है यहाँ पे जिस तरह प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगी लेज़र के लिए? 16 साल से पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ठीक है। साइंस कहती है कि 16 साल से पहले नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 14 साल की बच्ची आई थी जिसका लेज़र किया हुआ था, और वो बहुत मुश्किल में थी। मैं अपने तमाम डॉक्टर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ एज पूछ लिया करें। आपको अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि 14 साल की बच्ची का लेज़र कर देना मेरे हिसाब से, मेरी पढ़ाई के हिसाब से जुर्म है बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक बच्चों के ट्रीटमेंट्स ही अलग होते हैं, और इतनी जब सेंसिटिव और फ्रेजाइल स्किन होती है तो उसके ऊपर इतने हार्श अगर आप प्रोसीजर्स करते हैं तो एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बच्चों के लिए क्रिएट हो सकती है। डॉक्टर बिल्किस, वाइट बालों पे क्यों लेज़र नहीं हो सकता? वाइट बालों पे लेज़र है नहीं ना, उसके लिए बना नहीं है वो। आपके बाल देखिए, वाइट का मतलब है पिगमेंट ही ख़त्म हो गए, एजिंग हो गई, एज साइन है। तो फिर लेज़र तो उसके लिए है ना, आपके ब्लैक बालों को ख़त्म करेगा, वाइट को कैसे करेगा? वाइट तो उसका मतलब है कि आपके वो डेड हो गई है ना, वाइट बाल आ रहे हैं, आप वो चीज़, आपका पिगमेंट नहीं है, वो ब्लैक पिगमेंट को पकड़ के ख़त्म करता है। अच्छा, इसलिए वाइट बालों पे ना कराएं तो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ये हमसे एक सवाल पूछा है अलीना ने, कराची से उनका सवाल है कि मेरे आईब्रोज वक्त के साथ साथ बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। देखिए, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। आईब्रो एज के साथ साथ जो है ना, पहले बड़ी अच्छी घनी आईब्रो होती हैं, वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो वक्त पर जब आईब्रो ख़त्म नहीं हुई है तो वक्त पर सेलेनियम रिच फूड्स जो है उनका इस्तेमाल करें। गोश्त में भी होता है, और बहुत सारे ब्यूटी मिनरल कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में प्याज को भी, प्याज का अर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन वक्त पर आंवले का पानी लगा सकते हैं। एक सुरमा बनाना बता देती हूँ, जिनके आईब्रो जो है वक्त के साथ कम हो रहे हैं। आपने सौंफ लेना है और गंदुम लेना है, दोनों हम वज़न लेके उसको तवे पे भूनते रहे इतना कि वो काला हो जाए। सुरमा का मतलब है बिल्कुल उसका सुरमा बना दे, काला कर दे, उसके बाद उसको पीस के टेल्कम पाउडर की तरह कर दे। अब ये सुरमा आप कैस्टर ऑयल में मिला के रोज़ाना रात सोने से पहले जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं है या पूरे आईब्रो पे आप लगाना शुरू करें। इससे जो बाल बच गए हैं ना वो मोटे हो जाएंगे, तो वो उस जगह को घेर लेंगे, घन आ जाएगा। और आंवले का पानी भी है ना, जिसे सुबह उठ के आप धो ले, तो आंवले को रात को भिगा हुआ हो और लोहे की कढ़ाई में
लोहे की छोटी छोटी कढ़ाइयाँ मिलती हैं, उसमें भिगो दें, नहीं तो किसी भी बर्तन में जो कीले होती हैं लोहे की वो डाल दें, उसके साथ डाल दें तो आयरन उसको मिल जाएगा। फिर वो वाला पानी आप लगाना शुरू करें तो इंशाल्लाह इससे बचत हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर, बल्कि जैसे कुछ लोगों की नेचुरली कम होती हैं, जैसे मेरी आईब्रो शुरू से ही कम है। मेरी तो बहुत ही कम। हाँ मेरी तो मतलब, और जो जिनकी एज फैक्टर की वजह से होता है तो मतलब उनके लिए भी यही बेस्ट है, जिनकी नेचुरली कम है ये भी कर नेचुरली सकते कम है। मैं यही कह रही हूँ ना कि एक वक्त पे अगर आप आप सुबह फजर में उठ के लगाते हैं तो आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। मिसाल एज के हिसाब से बता रही हूँ, दोपहर 12 नहीं बजने चाहिए। जैसे जितनी जल्दी आप इसको ट्रीट करेंगे इतना अच्छा है, क्योंकि केमिकल डाई, फिर हम क्या कहते हैं बालों वाला केमिकल भी इधर आईब्रो पे लगा लेते, इसके लिए अलग आता है डाई, इसका अलग होता है। वही डाई नहीं होता जो आप बालों में लगाते हैं। एग्जैक्टली। और हम वही वाला डाई जो है ना यहाँ लगा लेते हैं। ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसकी वजह से भी आपके आईब्रो के बाल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अच्छा कैस्टर ऑयल भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे लगा ले सुरमा में मिला के, तो कैस्टर अभी ऑयल मैंने कुछ लोगों में से एक लोग में भी हूँ जिसने बताया और इस कुछ लोग ने आपको वो 2 चीजें भी बताई हैं जिससे सुरमा बनाना है, बिल्कुल लगाना चाहिए। नहीं मुझे कैस्टर ऑयल मैंने नहीं सुना था कि आपने कैस्टर ऑयल भी बोला है, सुरमा का तो मैंने सुन लिया था। नहीं कैस्टर ऑयल में मिला के। हाँ अच्छा सही है। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं फैसलाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर बिल्किस से मशवरा करना कि मेरी 4 साल की बेटी है कि 4.5 साल की से पीछे बच्चा नहीं होया। मेरे अंडे बनते हैं, कमजोर बनते हैं तो वीक हो जाते हैं। क्या क्या नहीं बन रहे? अंडे बनते हैं ना, बच्चे वाले अंडे बनते हैं। अच्छा, आपके एग्स जो आप ये कहना चाह रही है वो मैच्योर नहीं होते और वो कमजोर हाँ होते हैं। जी। डॉक्टर ये कह रहे हैं। अच्छा बेटा ये बताओ आपकी उम्र क्या है? हाँ जी। आपकी एज क्या है? 30, 35 के साथ। 30 और 35। अच्छा 5 हाँ साल। 30 या 35 होगी। अच्छा 30 या 35 होगी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप थोड़े से मतलब कि कमज़ोर हैं या थोड़ा सा मोटापा है? नहीं मोटापा भी नहीं होगा। मोटापा नहीं है? बिल्कुल। हाँ नहीं मोटापा नहीं, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब आप सुन लें। सबसे पहले आपने विटामिन D3 का टेस्ट करवाना है और उसके साथ आपको एग मैच्योर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अंडों के छिलके लीजिए, उनको अच्छी तरीके से धोइए। देसी या फार्मी कोई मसला नहीं है। उसके बाद उनके अंदर एक लेयर होता है सफ़ेदी, उसको आप हटा दो। हटाने के बाद उसको हावन दस्ता में अच्छी तरह कूट लें। कूटने के बाद आप उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद आप हल्का सा तवे पे ना, जैसे अगर कोई मॉइस्चर हो वो कंट्रोल हो जाए, बस आपकी दवा तैयार हो गई। 1/4 टीस्पून चाहें तो थोड़ा सा शहद में मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और चुटकी रात को सोने से पहले लीजिए। और काले तिल 1 चम्मच जो है दिन में 1 बार आपने इस्तेमाल करना है। ये रेमेडीज़ हैं जिससे जो है ना इंशाल्लाह आपका एग, जो आप कह रही हैं ना एग मैच्योर नहीं होता, तो इंशाल्लाह इससे आप साहिब औलाद हो जाएंगी। लेकिन फॉलिक एसिड खाते रहिएगा और जो है जैसे आपके मखसूस आयाम ख़त्म हो राइट आप उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइएगा, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि मखसूस आयाम के बाद आप अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो पता चलेगा कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है। फिर उसके लिए दूसरी चीज़ें हमने इसी प्रोग्राम में भी बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं, उन पर भी अमल कीजिएगा। हफ्ते में 2 बार करेले ज़रूर इस्तेमाल कीजिए खाने के लिए, तो उससे फ़र्क आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फॉलिक एसिड हर किसी को खाना चाहिए? ख़वातीन को फॉलिक एसिड लेना चाहिए। वाटर सॉल्युबल है, आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाता, आपके जो है बॉडी के टॉक्सिन को भी ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। और जैसे साहिब औलाद होने के लिए या उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आप करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे इस तरह के आप साशे आ गए हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड, फॉलिक एसिड की पहले छोटी गोलियां मिल जाती थी, वही इस्तेमाल करें, वही सब कुछ है। बाकी तो फिर पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं,
तो आप वो ना करें। अच्छा, और डॉक्टर साहब जिस तरह आपको पता है फॉलिक एसिड भी 3-4 फॉर्म्स में आता है, एक सिरप भी उसका आ रहा होता है, सारी टैबलेट्स भी आते हैं। टैबलेट देखिए, मैंने कहा ना कि नाम नहीं ले रही, वही पुराना जो पहले मिल जाता था। जी देखिए, मुंह में छाले होते हैं, हम जाके फॉलिक एसिड ले लेते हैं मुंह के छालों के लिए, खून की कमी के लिए, आपकी बॉडी के टॉक्सिक को ख़त्म करने के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, सबके लिए अच्छा है। मैंने आपको कहा कि आप जितनी बड़ी दुकान में जाएंगे चीज़ उतनी महंगी होगी। इसी तरह साशों और में आ उतना गया, कंफ्यूज भी आप हो जाते हैं। हाँ, फॉलिक एसिड है, उसकी फॉर्मुलेशन जो साशे हैं उसमें और विटामिन सी और दूसरी चीज़ें डाल के उसको फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा। मगर आप जो है, जो पुराने फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती थी वो ले लीजिए। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, गर्मियों के, अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है किरण फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका डॉक्टर बिल्किस से? जी, मेरा डॉक्टर बिल्किस से एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। हेलो जी पूछिए, सवाल पूछिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे मैदे में बहुत तकलीफ रहती है। अल्ट्रासाउंड भी करवाया है लेकिन वो तकलीफ नहीं जा रही। मेडिसिन भी खा रही हूँ, जिप भी लगवाई है, मतलब इंजेक्शन भी लगवा रही हूँ, लेकिन वो पेन नहीं जा रहा। किसमें? मैदे में बेटे को तकलीफ रहती है। अच्छा, मैदे में तकलीफ है बेटा, आपने एच पाइलोरी का टेस्ट कराया है? कौन सा? एच पाइलोरी का? नहीं, वो नहीं करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाई थी। देखिए, अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा, आप एच पाइलोरी का टेस्ट कराएं। आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज तो नहीं रहता? नहीं, गैस वगैरह मतलब रहती है। अब जब से दर्द स्टार्ट हुई है ना, अब ज्यादा मतलब से होती है, वो वॉमिटिंग भी आ जाती है, दिल भी खराब होने लगता है। और आप ऐसा करो बेटा, सबसे पहले एच पाइलोरी का टेस्ट ब्लड में भी होता है, स्टूल में भी होता है, वो ज़रूर कराएं। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो खाली पेट खाना है, और गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दें सख्ती से, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोलकर ना यहाँ लगाना है मैदे के मुंह पे, उससे आपको बहुत आराम आएगा। दूसरा आपने क्या करना है, आपने बनाना यानी कि केले सुबह खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है। इसको भूख का दर्द भी कहते हैं। जैसे भूख लगेगी ना तो आपको दर्द ज़्यादा होगा, और वो दर्द मैदे के मुंह से लेके बैक साइड पे होगा, एसिड रिफ्लेक्स होंगी, घबराहट बहुत होगी। अगर यही सारी सिचुएशन है तो परहेज़ कीजिए। उसके अलावा जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, आप चोकर की रोटी खाएं, आपने चोकर की रोटी नहीं खानी, आपने जो है ना मैदे की रोटी खानी है। सफ़ेद मैदे वाला आटा होता है ना, उसका इस्तेमाल करना है। उससे देखिएगा आपको फ़र्क पड़ेगा। और एक बूटी आती है रेवन चीनी, रेवन चीनी पीस कर पाउडर बना लें, 1/4 चम्मच आधे कप पानी में घोलकर दोपहर रात खानों से पहले खा लीजिएगा। लेकिन ये बहुत कड़वी होती है। अभी आपके मैदे का में दर्द, एसिड रिफ्लेक्स, जलन है तो 1 हफ्ता, जैसे मैंने आपको कहा ना, एंटी एसिड ग़िज़ा पर चली जाएं। 1 हफ्ते के बाद ये शुरू कीजिए तो ये आपकी दवा है, मगर ये काम तब करेगी जब आप गोश्त छोड़ देंगी। हमारे साथ है रुबीना भावलपुर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी, क्या सवाल है आपका? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र। मेरे ना अपन तो नोट पर और माथे पर ना छाइयाँ बहुत ज्यादा है। छाइयाँ नहीं जाती, मुझे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होती है। अच्छा, कहीं जाती हूँ या मैं फेस वगैरह लगाती हूँ, छुपती ही नहीं है, बहुत थोड़ी है। अच्छा, आप कह रही कि नाक पर और माथे पे छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और आप मेकअप करती है तो छुपती नहीं है। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। अच्छा, मुझे आ रही है। आप टीवी के पास चली जाए, मैं आपको जवाब दे देती। जी जी डॉक्टर। आपने रोज़ाना क्या करना है, 1 चम्मच दही लेना है, उसमें चंद कतरे अदरक के जूस के डालना है, अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपकी क्रीम तैयार हो गई। नोज़ पे, माथे पे अच्छी तरीके से रोज़ाना रात को लगाएं और सो जाएं। सुबह उठ के सादे पानी से चेहरा धो लीजिए। इस मौसम में जितने भी फल आए हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, तो उससे इंशाल्लाह आपकी छाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ेगी। इस प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था
कि ये थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से फ़र्क पड़ जाता है। तो आपका स्टेप 1 है, ये कीजिए, आपको इंशाल्लाह इससे ज़रूर वक्ती ही सही लेकिन आराम आएगा। ज़बरदस्त डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज आलमी दिन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे है। आज कहा यह जाता है इस साल की जो थीम है कि ग्रो फूड एंड नॉट टोबैको, और इस बारे में बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर अली फरहान जैदी साहब को, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली फिजिशियन है, MBBS है फ्रॉम डाउ, DFM, MCP, MRCGP, UK International, and he specializes in diabetes, hypertension, cholesterol, psychological, physical and obesity issues. Senior Registrar in the Department of Family Medicine, Ziauddin University. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है? अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं अली कि आज जिस तरह एक इस साल की जो थीम है ग्रो फूड एंड नॉट टोबैको, लेकिन आपको पता है टोबैको से कितना ज़्यादा ज़र मुबादला आता है, और मुझे एक चीज़ इतनी फ़नी लगती है कि सिगरेट के डिब्बे के ऊपर एक खौफनाक सी तस्वीर है, लेकिन सिगरेट का डब्बा हर जगह। एग्जैक्टली। अच्छा, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। एक तो ये चीज़ जैसे आपने बताया कि एक जगह मैं पढ़ रहा था, एक वन ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स, जिसमें बताया गया था कि ये जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं और जो एंटी टोबैको मैसेजेस दिखाते हैं, स्पेशली टीवी एड्स पे या फिर आप पैकेट्स के ऊपर आते हैं, एक्चुअली वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते, रादर देन कि वो पॉजिटिव में ज़्यादा लोग दे रहे होते हैं कि यू नो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कि जो दे प्रेजेंट इन द एड और जो दिखा रहे होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, यानी उसको पॉजिटिव यानी डिज़ायर बढ़ जाता है, स्पेशली जो यूथ है हमारी, उनका डिज़ायर बढ़ जाता है रादर देन कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे उनके ऊपर। सो नेगेटिव इम्पैक्ट इन द सेंस क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को बात करनी चाहिए, मोर ऑफ लाइक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी चाहिए, और इसके अलावा हमें जो है सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो बनाने चाहिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज आती हैं, वर्क बेस्ड प्रोग्राम्स आते हैं, वो ज़्यादा जो है वो समझें ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं इस कंपेयर कि हम लोग ये सिर्फ मैसेजेस लगा दें और उसको आप वो ग्लोरीफाई कर दें। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान टेलीविज़न और हमारी यहाँ जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है, इसके अंदर एक थीम है कि हम लोग टोबैको के एड्स नहीं बनाते जी, सिगरेट के एड्स नहीं बनते, और अगर टेलीविज़न में चाहे वो टेलीविज़न ड्रामा हो या मूवीज़ हो तो एक डिस्क्लेमर आ रहा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत ज़्यादा ग्लैमर भी अटैच है बिल्कुल सिगरेट पीने से, और यू नो जो 16 से 16 भी खैर बहुत आगे चले गए, 14 साल की उम्र से लेके जो एक चीज़ चलती है ना कि बहुत ही ग्लैमरस, अपने आपको एक स्टार्ट समझते हैं, वो एक्चुअली वो एज ही इतनी वल्नरेबल होती है ना कि उस वक्त जो है ये जो टीनेजर्स होते हैं ये ज़्यादा जो होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं टुवर्ड्स देयर नहीं फ्रेंड्स और मीडिया, और मतलब आप ज़्यादा देखते हैं, हालांकि आपको ज़्यादा देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे आप लोग भी देखें, और जैसे प्लेयर्स हैं हम लोग कैसे उनसे देख रहे होते हैं, तो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इंस्पायर हो रहे होते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल अपनाने की बहुत ज़रूरत है कि देखना चाहिए कि वो लोग किस तरह अपने आप को हेल्दी रखते हैं और क्या क्या उनकी डाइट में चीज़ें शामिल होती हैं, इन चीज़ों से दूर रहते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो टीनेजर्स अपनाते नहीं हैं, तो जाहिर है वो वल्नरेबल एज है, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा हार्मोन सर्ज हो रहा होता है, तो उनको होता है कुछ ना कुछ ऐसा करना है, तो अच्छा उन चीज़ों पे चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ही बताइए कि जो आपके ख्याल से जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लोग वेप बहुत पीते हैं और शीशा शीशा जबकि अलाउड नहीं है पाकिस्तान में, शीशे का आई थिंक लाइसेंस कैंसिल हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे अभी सिगरेट्स बहुत कॉमन जो है आ गई हैं, इन डिवाइसेस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, डिलीवरी सिस्टम, वो कह रहे हैं कि जी उसके अंदर निकोटीन नहीं है, निकोटीन फ्री है, डेफिनेटली उसके अंदर निकोटीन शामिल है, बट नॉट अप टू दैट, यू नो सर्टेन उसका जो लेवल होता है वो कम होता है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या है, उसका साइड इफेक्ट ये है कि जब इंसान पीता है तो उसका वो जो डिजायर्ड निकोटीन लेवल है ना वो अचीव नहीं होता,
So that's why क्या होता है कि he tends to smoke more and more and more, and that is more dangerous as compared to कि आप normal cigarette जो है वो पी लेते हो। डॉक्टर साहब की शीशा ज्यादा खतरनाक है सिगरेट से? देखिए निकोटीन का लेवल्स की बात वही कह रहे हैं कि निकोटीन के लेवल एक डिसाइडेड है कि आप सिगरेट स्मोक में कितने हैं, नस्वार में कितने हैं, जो स्नफिंग करते हैं लोग, तो मतलब लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने कम लेवल्स होते हैं ना उतना ज्यादा इंसान को पीने की चाह होती है, डिजायर उतना ही बढ़ जाता है। तो ये डिवाइसेस और ये जो अदर जो निकले हैं वो बहुत खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब ये जो लोग कहते हैं कि निकोटीन फ्री फ्लेवर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये झूठ बोलता है, जस्ट इम्पॉसिबल। उसके अंदर फ्लेवर जो है वो एडेड होता है और बस समझे सिस्टम चेंज है उसमें। आप समझें कि टोबैको लीव्स को ग्राइंड करके क्रश करके और उसको बर्न आउट करने का प्रोसेस होता है। फ्लेवर फ्री उसमें क्या होता है, कार्ट्रिज होती हैं और कार्ट्रिज में व्हेन दे स्मोक तो उसमें वो मिस्ट बनता है, तो उससे प्लेजर हासिल होता है। जस्ट सिस्टम चेंज है और स्टिल एग्जांपल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप यू स्पेशलाइज इन साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल, मुझे एक बात बताइए, ये इससे साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होता है? बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं कि जब हम धुआं निकाल रहे होते हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स ही धुएं के साथ उड़ जाते हैं। अच्छा, इसकी जो न्यूरोबायोलॉजी कहते हैं, न्यूरो साइंस, वो कनेक्टेड क्या है कि हमारे ब्रेन में एक होता है मीजोलिम्बिक पाथवे। अब वो क्या करता है कि जब हम स्मोक करते हैं तो वो स्मोक जैसे एक सिस्टम, इसको मैं आम जबान में बोलूं रिवॉर्ड सिस्टम, तो वो कनेक्टेड होता है उससे और वो डोपामीन और सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कहानी ये है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है कि मतलब व्हेनेवर यू स्मोक, तो वो स्मोक करेंगे तो एक प्लेजर वाली फीलिंग आती है कि आपको रिवॉर्ड जैसी एक फीलिंग आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट पाथवे वो स्ट्राइक हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो आपकी वो प्लेजर वाली फीलिंग आ रही होती है। बट जब वो चीज खत्म होती है तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर वो विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस। लोगों को ये समझ में नहीं आता, कहते हैं कि हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, हालांकि बिल्कुल उलट है। स्मोकिंग स्ट्रेस बढ़ाती है और वो डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्मोक छोड़ेंगे तो वो हार्मोन्स का सर्च कम हो जाएगा और जैसे ही वो कम होगा तो यू फील डिप्रेस्ड, तो अगेन यू फील लाइक कि आपको दोबारा स्मोक करना है, क्रेविंग दोबारा बढ़ ताकि दोबारा से थोड़ा सा हाइपर महसूस करें। एग्जैक्टली। अब जो लोग बोलते हैं कि हमें स्मोकिंग नहीं छोड़ना, मेरे पास पेशेंट्स आए बोलते हैं नहीं जी छोड़ना नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल दीज, हम छोड़ना नहीं चाहते। उनको सबसे पहले ये पॉइंट समझाना कि भाई ये जो स्मोक कर रहे हो लीड्स टू डिपेंडेंसी एंड लीड्स टू डिप्रेशन। यही स्ट्रेस दे रहा है आपको, यही स्ट्रेस दे रहा है। तो जो लोग, जो अक्लमंद लोग ये समझते हैं कि सिगरेट पीने से आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, एक्चुअली आपका स्ट्रेस उसी से बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। और ये एक डॉक्टर साहब से हम आपको इसीलिए सुनवाते हैं ताकि ये कोई सुनी सुनाई बात ना रहे, एक मुस्तनद बात रहे, ताकि आप इस बात पे ट्रस्ट करके इसको छोड़ सके। डॉक्टर साहब, सिगरेट छोड़ना या किसी भी किस्म की स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। Exactly. अब जिस तरह ओकेजनल स्मोकर्स भी होते हैं, कुछ सोशल स्मोकर्स होते हैं, ओकेजनल स्मोकर्स होते हैं कि जब भी कभी दिल चाहा तो पी लिया, और जो सोशल होते हैं उनको वो कहते हैं कि बॉस के साथ जो सिगरेट ब्रेक होता है दैट इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट। कहते हैं जितने भी प्रमोशंस होते हैं वो बॉस के साथ सिगरेट ब्रेक्स में ही प्लान किए जाते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बात? अच्छा, एक तो पहले ये चीज़ है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम लोग स्मोकिंग क्विट पे हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर हमारी कंसल्टेशन होती है एक सेपरेट, जिसमें हम स्मोकिंग क्विट के ऊपर 5 पैरामीटर्स को असेस करते हैं पेशेंट की। तो सबसे बड़ी बात इसमें पेशेंट की ये होती है कि पेशेंट उस चीज़ के लिए कितना अवेयर है, कि मतलब उसको पता है व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्मोकिंग एज वेल एज स्मोकिंग क्विट अगर आप करोगे तो व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स जो उसको होते हैं। वो ज्यादातर क्या हो रहा होता है, वो नेगेटिव्स को ज्यादा सोच रहे होते हैं कि स्मोकिंग छोड़ दूंगा तो मुझे ये चीजें हो जाएंगी। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि आपने बताया कि स्मोकिंग छोड़ने से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, तो उनको आपको समझाना कि जो आपके समझें कि जो टाइम फ्रेम होगा विड्रॉल सिम्पटम्स का मैक्सिमम वो 2 दिन के लिए होगा, तो वो 2 दिन का टाइम फ्रेम उनको गुजारना है। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज कि जो लोगों के साथ आप बैठते हैं, जो आपकी जो कंपनी होती है वो बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली। बट डेफिनेटली जैसे आपने बॉस की बात की, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप बात कर रहे हैं कि वो एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग की बात आती है, आप बैठोगे भी तब भी होगा, लेकिन कोशिश करके अपनी लाइफ से उस चीज को कम से कम जो है पीछे करते चले जाएं। अच्छा, डॉक्टर साहब, कुछ एक सिगरेट्स आते हैं जो कि वाइट फिल्टर होता है, बिल्कुल। कुछ एक होते हैं कि जो जिस तरह ई सिगरेट्स का कहते हैं, आधे इक्वली हार्मफुल इस सेंस में देखें, एक तो निकोटीन का लेवल कम है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्री ऑफ निकोटीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निकोटीन का लेवल कम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डिजायर लेवल जैसे एक स्मोक में होता है, एक स्मोक में आप समझें 3 मिलीग्राम देखा जाए तो वो निकोटीन होता है। एक जो सिगरेट स्मोक करते हैं आप, एक सिगरेट उसमें 3 मिलीग्राम होता है और एक पैक के अंदर 40 मिलीग्राम होता है। अब डिपेंड करता है कि वो पेशेंट जो है या मे बी इंडिविजुअल वो कितने उसके ऊपर एक सेट डिजायर्ड अमाउंट जो है वो लेने का आदी है निकोटीन।
अब फर्ज करें कि अगर वो 4 से 5 सिगरेट लेता है, दैट मेक्स अबाउट 10 to 15 मिलीग्राम निकोटीन, उसके डिजायर्ड एक लेवल है वो उसको अचीव करना है। अब जो ई सिगरेट्स ले रहा है, ई सिगरेट्स में उसके मुकाबले में भी हाफ और क्वार्टर टू दैट, मतलब इतना अमाउंट मौजूद है, लेकिन वो जब डिजायर्ड लेवल अचीव नहीं करेगा, वो बार बार वो चीज लेगा, इन द एंड वो उतना ही लेवल जो है वो अचीव करेगा। और अगर नहीं करेगा तो फिर वो बेचैन रहेगा, तबीयत खराब होगी और फिर उसको लगेगा कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ और स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिर वो दोबारा, और ये इट्स सच अ विशियस साइकिल, एक खतरनाक साइकिल। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और इस साल की जो आलमी थीम है ग्रो फूड एंड नॉट टोबैको। डॉक्टर साहब, टोबैको कंज्यूम करने से, सिगरेट पीने से आपकी जो लंग्स हैं उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती है, और जो बुरी हालत हो जाती है क्या वो रिवर्सिबल है? डिपेंड करता है कि अगर वो पेशेंट स्मोकिंग छोड़ता है या नहीं छोड़ता, और कितना लंबे अरसे, बिकॉज दो प्रेडिक्टिव फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो इंसान कितने अरसे से स्मोकिंग कर रहा है, और इसके अलावा दिन के हवाले से कितनी सिगरेट पीता है और एक हफ्ते में कितने पैक्स पीता है, जिसको हम पैक ईयर्स निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसे हम डॉक्टर्स पैक ईयर्स निकालते हैं। उससे डिपेंड करता है कि उसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसकी लाइफ में कितने डेवलप हो सकते हैं, यानी कितना दौरानिया है और कितनी सिगरेट का जो है अमाउंट, यानी कितनी निकोटीन का अमाउंट वो जो है वो लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अगर जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो फिर बाप नहीं बन सकते, उनकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है। डेफिनेटली, एक तो आपका मेल रिप्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं, जो मदर एज कम्पेयर और एज वेल एज फीटस, दोनों के लिए रिस्क बढ़ जाते हैं। एज कम्पेयर जो है मेल्स के अंदर तो बहुत रिप्रोडक्टिविटी इशू सामने आते हैं, बिल्कुल आते हैं, डेफिनेटली। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर रिस्क यानी एमआई, स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स हायर होते हैं इस कम्पेयर, बिकॉज इनफैक्ट स्मोकिंग जो है वो नंबर 1 कॉज है ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ। प्रिवेंटेबल डेथ का मतलब वो मौत जिसको बचाया जा सकता है, जिसकी रोकथाम की जा सकती है, उसकी नंबर 1 कॉज है, और वो सिगरेट की वजह से, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, चूंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे लोगों की एक ईटिंग हैबिट्स इतनी हेल्दी नहीं होती है, बिला वजह खाते हैं, बेतहाशा खाते हैं और बेवक्त खाते हैं, और उसके ऊपर फिर सिगरेट भी अपने ऊपर थोप देते हैं। तो आपके ख्याल से ये बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है? बहुत डेफिनेटली, क्योंकि एक लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हमारे पास मर्द हजरात आते हैं, कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं है, सुबह ऑफिस में होते होते रात में आए और 4-5 चपाती या नान जो है वो कंज्यूम कर ली। तो मैं कहता हूँ भाई वो 4-5 चपाती जो है जब आपने इस टाइम पे ली है, तो आपका शुगर रश कितना हुआ होगा, उससे आपके इंसुलिन का काम किया है, वो सेल्स के अंदर सारे ग्लूकोज को पिकवा देगी। सो इन द एंड होगा कि दैट लीड्स टू वेट गेन समहाउ। तो उससे बेहतर नहीं आप पोर्शन कंट्रोल करके सुबह से लेके 5 टाइम्स थोड़े छोटे मील आप कंज्यूम करो। इसके अलावा शुगर इनटेक हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। अगर जैसे स्मोक नहीं करना तो आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा। चाय पियेंगे, सुबह से पूरी बोतल भर लेंगे, उसके अंदर पूरी चाय की बोतल है, उसके अंदर शुगर डाल के, और वो हम तो कुछ खाना खाते ही नहीं है, तो वो द अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ कैलोरीज, इसके अलावा जो आपकी जो एडिक्टिव पैटर्न्स हैं बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहब, जो वेप लोग कर रहे होते हैं आजकल, वेप का बहुत, अगर आप देखें हर किसी के पास अब तो वेप इतना बड़ा भी आ गया, छोटा सा वो एक हल्की सी एक मशीन होती है जो सबने अपने पास रखी हुई है, एंड्स कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम होता है, और डॉक्टर उसको लेके लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। क्या इज इट इक्वली हार्मफुल? डेफिनेटली, मतलब इक्वली हार्मफुल तो नहीं बोलूंगा। सिगरेट तो नहीं, उसमें तंबाकू तो नहीं, वो तो लिक्विड है, वो तो फ्लेवर है, नहीं, उसके अंदर भी निकोटीन शामिल ही होता है, और इन दी एंड डिपेंड करता है वो पेशेंट कितना कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज वही मैंने जिक्र किया कि अमाउंट ऑफ निकोटीन जो डिजायर्ड अमाउंट है वो अचीव करेगा वो, ठीक है, जो इंसान है। तो वो समहा वो सिगरेट 2 पी के कर ले या पूरे दिन वो जो है वो वेप करके कर ले, तो डेफिनेटली वो अपना डिजायर्ड अमाउंट तो अचीव करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आई एम श्योर हर वो शख्स जो सिगरेट पीता है कहीं ना कहीं चाहता है कि वो छोड़ दे, बिल्कुल ठीक है। अब वो छोड़ने का प्रोसेस कैसे शुरू किया जाए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो इंसान कितना विलिंग है उस चीज के ऊपर काबू पाने के लिए। तहैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें हम एक और चीज, वो कितना अवेयर है, कितना जानता है कि उस
सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और उस सिगरेट छोड़ने से उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जो कि डेफिनेटली एक डॉक्टर होता है वो आपको गाइड कर सकता है कि आपके सिगरेट छोड़ने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फायदे होते हैं। जब इंसान सिगरेट छोड़ता है तो पहले कहा जाता है 6 से 8 घंटे में आपके जो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका टॉक्सिक लेवल आपकी बॉडी के अंदर होता है वो सबसाइड होना शुरू होता है, ऑक्सीजन लेवल आपका रीगेन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि 2 दिन से 2 महीने के दौरान में आपके लंग्स का जो आपने बताया है कि एक जो नॉर्मल साख्त है जो अल्लाह मियां ने बनाई है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाती है। इसकी तरह आपकी जो रगें जो सख्त हो जाती हैं और रगें उनके अंदर इलास्टिसिटी, इन्फ्लेमेशन सब खत्म होना शुरू हो जाती है, इलास्टिसिटी दोबारा आना शुरू हो जाती है। 1 साल में जो आपके जो कार्डियोवास्कुलर यानी दिल और दिमाग के जो रिस्क हैं जो 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ। 2 से 5 साल में वो रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं और बिल्कुल उतने ही हो जाते हैं जो कि एक नॉन स्मोकर नॉर्मल इंसान के होते हैं। और 10 साल के दौरान में अगर उसने छोड़ी भी है तो वो जो कैंसर के रिस्क हैं वो रिड्यूस टू हाफ यानी कट डाउन हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, जो कि डेफिनेटली वो किसी को भी कैंसर रिस्क हो सकता है। नॉट लाइक के स्मोकिंग इज द ओनली कॉज ऑफ कैंसर्स। डॉक्टर साहब छोड़ेंगे कैसे स्मोकिंग? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बोला वो बंदा इंसान जो है वो कितना विलिंग है और उसने पहले पीछे कितने अटेम्प्ट्स लिए हैं टू क्विट स्मोक, वो डिसाइड करता है कि वो पेशेंट जो है वो कितना विलिंग है छोड़ने के लिए। फिर सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोग बोलते हैं कि आपको कोई जब हमें विलिंगनेस पता लग जाती है पेशेंट की, असेस कर लेते हैं तो हम उसको हेल्प आउट करते हैं कि कोई करीबी अच्छी डेट आ रही हो जिसमें आप अपने अतराफ में यानी आपकी फैमिली को गिफ्ट करना चाहते हो कोई चीज, लेट्स से आपकी वाइफ का कोई बर्थडे आ रही है, यू वांट टू गिफ्ट हर समथिंग, सो यू वांट टू क्विट स्मोक, वो एक अच्छी डेट आप डिसाइड करो और कट डाउन करो आप अपने स्मोक्स को ग्रेजुअली, मे बी वीक्स के हिसाब से। 10 सिगरेट पीता है एक दिन पे तो इस हफ्ते 10, अगले हफ्ते 8 और उसके अगले हफ्ते 6 करके ग्रेजुअली आप कम करना शुरू करें। इसके अलावा एक क्रेविंग बस्टर्स की अगर हम बात करें, जो आपकी सिगरेट की क्रेविंग होती है जो आप छोड़ते हैं, तो इस कुछ बस्टर्स होते हैं जो हम बताते हैं कि लेट्स से एक्सरसाइज, स्पेशली स्क्वाट्स बहुत हेल्प करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब स्क्वाट्स आप करते हो तो वो वन ऑफ द क्रेविंग बस्टर जिससे आपको क्रेविंग नहीं होती फॉर सिगरेट स्मोक। इसी तरह च्युइंगम्स जो आती हैं, च्युइंगम्स नॉर्मल च्युइंगम्स भी अगर आप यूज करेंगे तो जब सिगरेट का दिल चाहो तो च्युइंगम खा लें, एग्जैक्टली। विसिल करें, विसिल वन ऑफ द फैक्टर्स हैं। इसके अलावा दिल पिकल्स आते हैं, वो बहुत हम लोग रिकमेंड करते हैं कि दिल पिकल्स का आप इस्तेमाल या अभी भी स्पाइसेस जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो क्रेविंग आपकी इंसान की खत्म हो जाती है मिर्ची खाने से। और दूसरा आप अपनी हाइड्रेशन लेवल अपनी बढ़ाएं, पानी पिए, पानी ज्यादा पानी पिए, जूसेस पिए। एग्जैक्टली। इसके अलावा मेडिसिन भी आती हैं, मेडिसिन से भी हम हेल्प आउट करते हैं पेशेंट को, जो कि डेफिनेटली वो अपना उस जो दौरानिया है उसको इजीली जो है वो कोप अप नहीं कर पाते तो हम उनको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। डॉक्टर साहब जब कोई एकदम से, कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम से स्मोकिंग क्विट कर देते हैं कि बस हम कल से अब नहीं पी रहे, ठीक है, तो क्या इमीडिएटली बॉडी उनकी शॉक में जाती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, डेफिनेटली चाहे इमीडिएट छोड़ेगा या ग्रेजुअली आप वो छोड़ेगा तो रिस्क डेफिनेटली उसका जितनी बीमारी हुआ है कम हो जाएगा। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, हमें सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, चाहे वो आप खुद पी रहे हो, चाहे आप एक ऐसे कमरे में पी रहे हो जहाँ और लोग भी हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, वहाँ छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपके हम उम्र लोग भी हो सकते हैं, उनके लिए भी वो इक्वली डेंजरस है। तो स्मोकिंग किसी भी तौर की हो, चाहे वो शीशा हो, हुक्का हो, वेप हो, कुछ भी हो, उससे अपने आप को दूर रखिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते वक्त हो जाता है किचन क्वीन का, जिनको ताज पहनने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना ताज घर से लाते हैं जी। और आज हम क्या बना रहे हैं आप बताइए। आज हम बना रहे हैं 2 चीजें। क्या? या तो हम बना रहे हैं ऑमलेट, सही है, तेल, और दूसरा या तो हम बना रहे हैं हलीम। और बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं। ये दोनों नहीं बना रहे? हम दोनों नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं आज पालक पनीर। बाय
आपने कहा था कि आज तो मटन खिलाएंगे आप। मटन हम कल खिला देंगे, परसों खिला देंगे, अब तो आप रोज आपके साथ हैं जी। लेकिन आज हम जो बना रहे हैं वो है पालक पनीर। और ये लोग ये वाली जो डिश है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें करी लीव्स यूज होते हैं और इसमें पनीर यूज होता है। तो चले हम रेसिपी की आपको पता तरफ। है कड़ी पत्तों की अम्मी क्या कहती है क्या? बच्चों से? क्या? बेटा सो जाओ नहीं तो नौरी ना आ जाएगी। तो वो बेचारे जो नहीं सोते उनको तोड़ के यहाँ ले आती हैं। सही। चले जी। अच्छा मैंने क्या किया था, मैंने इसमें हाफ केजी 500 ग्राम्स मैंने इसमें स्पिनच लिया था, पालक लिया था मैंने उसको। अच्छा पालक की डंडियां बहुत बड़ी होती तो उसको आप हाफ कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने गरम पानी को उबाला एक पतीले में, उसको मैंने ब्लांच किया 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन किया पालक के पत्तों को, फिर मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। ब्लेंड करके वो इस तरह का हो गया। और जब आप लोग ब्लेंड करें हमेशा 2 आइस क्यूब्स उसमें ऐड कर देंगे ताकि एज इट इज कलर है, कलर इसका चेंज नहीं होगा। कोई भी वेजिटेबल्स होते हैं और आपको पता है ये तो सुपरस्टार है लीफी वेजिटेबल्स का, ये तो बेस्ट है पालक। चलिए जी। इसके लिए कहते जो पालक है एज गुड एज मीट। एग्जैक्टली उतनी ही आपको ताकत देता है। उतनी ही ताकत देता है, पर आइस के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रेंथन करता है, वेरी गुड। और जो जैसे कुछ एज के हिसाब से कभी कोई बोन्स क्रैकल्स हो जाती है ना। आप मुझे क्यों देख रही हैं एज के हिसाब से? मेरी कोई बोन क्रैकल नहीं हो रही, आप सामने टीवी में बताया मुझे। मैं बता रही थी असवर, आप तो भी तो 22, 23 राइट? 21 बॉडी ऑफ मेन। जस्ट 1 और 21? 21। चले तो वो जो जैसे एजेड होते हैं कुछ लोग, जैसे बूढ़े होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, कहीं ऐसा होता है ना कि वो बोन्स थोड़ी सी क्रैक हो जाती है, तो उनके लिए ये पालक बहुत अच्छा है। और जो लोग कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, कार्टून्स देखते हैं, आपने पपाया द सेलर देखा होगा। नेचुरली उसके अंदर पपाया द सेलर को जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो स्पिनच का कैन खोलता है, स्पिनच खाता है। बिल्कुल वो ताकत आ जाती है, बिल्कुल आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। चलिए जी, ये हमने 500 ग्राम पालक लिया, इसमें लेमन का जूस जाएगा, कसूरी मेथी जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्चें जो कि आज मैं ज्यादा ऐड करूंगी क्योंकि असवर की वजह से मिर्चें बहुत टू स्पाइसी। अच्छा इसमें सफेद जीरा जाएगा, साबुत गोल मिर्चें जाएंगी, मक्खन इसका इस्तेमाल होगा इसमें, दिस इज 250 ग्राम। अच्छा क्रीम इसके अंदर जाएगी। अच्छा ये वो है कॉटेज चीज, ठीक है, पनीर, इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे हल्के से बटर में। कॉटेज चीज इज 0% फैट। 0% फैट, एग्जैक्टली। और ये आपने बनवाई है या वो रेडीमेड मिल जाती है? रेडीमेड मिल जाती है किसी भी सुपरमार्केट से, और एक दिन मैं ये कॉटेज चीज आपको बनाना भी सिखाऊंगी, पनीर, इट्स वेरी इजी। अच्छा पालक मैंने आपको बता दिया था, इसमें दही जाएगा, ठीक है, हल्दी का पाउडर है, करी लीव्स है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और ये कोटा हुआ लहसुन है, और साथ में मैं इसमें एक चिकन क्यूब ऐड करूंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चिकन का भी आपको टेस्ट आएगा। एग्जैक्टली। चलिए जी, हम इसमें फ्लेम ऑन करते हैं। अच्छा मैंने इसके साथ, आप लोग राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, प्लेन स्टीम राइस, लेकिन मैंने इसको पीटा ब्रेड के साथ सर्व किया है। थोड़ा सा इसको बटर में टोस्ट करके सेसमी सीड्स मैंने इसमें डाल दिए थे गार्लिक के साथ। चलें जी, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, इसमें हाफ अ कप ऑफ ऑयल जाएगा। आज अगर और आप हल्दी भी डालेंगी? जी हल्दी भी डालूंगी, हाफ अ कप ऑफ ऑयल जाएगा। आज आप कुछ खा नहीं रहे, अगर पॉपरडम्स होते तो सब खत्म हो जाते। हाँ, पापड़ तो मुझे अच्छे क्रिस्पी लग रहे होते हैं। एग्जैक्टली। चलिए जी, हाफ अ कप हमने उसमें ऑयल ऐड किया। इसमें अब हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन। सुनिए, ये इतनी अच्छी चीज है पालक पनीर जो कि आप बगैर किसी रोटी और उसके भी खा सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ असफर, चमचे से थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दें और खाएं। चलिए इसमें 2 टेबलस्पून इसमें चॉप्ड गार्लिक जाएगा, ठीक है। इसको हम हल्का सा लाइक कलर देंगे, लाइक गोल्डन ब्राउन सा। अच्छा साथ साथ मैं इसके डाल दूंगी ये करी लीव्स। करी लीव्स तो आप कितने भी डाल दें। हाँ मैं तो उसे पूरा वन बंच ले लेती हूँ, तो मैं पूरा बंच डाल देती हूँ। तो सिर्फ बहुत तेज मसाला नहीं हो जाता? नहीं मुझे नहीं, अब तो आप डिपेंड करते हैं आप कितने मसाले डाल रहे हैं, पूरा हर चीज़ का एक वो होता है ना। लेकिन ये कि मेरे से ये कड़ी पत्ते में जितने भी डाल दूँ कोई मसाला तेज नहीं होता, इससे अरोमा बहुत अच्छा आता है, स्पेशली इन वेजिटेबल्स। और मुझे लगता है कड़ी पत्ते से ना एक जो कड़ी नहीं बनाते दही वाली, जी, पकौड़े वाली, हाँ, वो वाला एक बिल्कुल स्मेल आती है, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। गार्लिक, करी पत्ता, जीरा, साबुत गोल मिर्चें, आप देखिए इसका क्या वाओ। मुझे बहुत पसंद है तड़का। चलिए जी, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा। अच्छा इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी रेड होल चिलीज, 7 to 8 इसमें चली जाएंगी, ठीक है, इसमें ये चली जाएंगी। और करी लीव्स तो आप लोग निहार मुंह लाइक आप लोग खा सकते हैं आराम से, बालों के लिए बहुत अच्छा है।
2-3 लीव्स ले लिया आपने, उसको मतलब फ्राई नहीं करना, कच्चा धो के उसको आराम से खा लें, फिर नीम गर्म पानी पी लें अर्ली इन द मॉर्निंग। 1 चुटकी कलौंजी ले लें, 1 चम्मच शहद ले लें, बेस्ट हो गया आपका। एवरी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मीन्स कि जैसे फजर के वक्त ले लें या 7 बजे ले लें। चलें जी, हम उसका थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए हम इसको एंड में ऐड करेंगे। बहुत तेज हो गया मसाला। कहाँ तेज हुआ है, इसमें तो मसाले डाले ही नहीं है। वैसे नौरीन, जब मिर्चें ज्यादा जलती हैं तो पहले शुरू में आप कुकिंग करती होंगी, आपको खांसी वांसी तो आती होगी? बिल्कुल, शुरू में प्याज काटते हुए आंसू आते हैं। अब तो होता ही नहीं, अब तो बहुत इजी चीजें आ गई हैं। प्याज को आप लोग काटें, ठीक है, ठंडे पानी में चिल्ड वाटर में आप प्याज को छील के डाल दें। आप जब उसको कट करेंगे, चॉप करेंगे, कोई ना आंसू होंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है हमारी आंखों के लिए। हमारी आंखें साफ हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, ये भी बहुत, हर चीज के फायदे हैं असफर। दिल साफ हो ना हो, आंखें साफ हो जाए। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी साफ है, आंखें भी साफ है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और चलते हैं शेफ नौरीन की तरफ, जो कि बहुत बिजी लग रही हैं। Look busy, do nothing. But I always busy and But doing no, you are everything. doing it. हाँ, sorry. अच्छा, बताएं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें ऑयल डाला था, जीरा डाला था, लहसुन डाला था, करी लीव्स डाले थे एंड साबुत गोल मिर्चें डाली थी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो मैंने पालक को ब्लेंड करके रखा था, ब्लांच एंड ब्लेंडेड, ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, अराउंड 2 टीस्पून हीप्ड भर के, ठीक है। सॉल्ट इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। अच्छा, 1 टीस्पून मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि पालक में भी नमक होता है, ठीक है। और इसमें जाएगा कसूरी मेथी, ये मैं डाल रही हूँ इसमें अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून। आप लोग फ्रेश भी ले सकते हैं और आप लोग वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब जो पैकेट आता है। अच्छा, इसको इसमें मैं थोड़ा सा भी भूनने की तरफ आएगा, जब ऑयल ऊपर आएगा तो फिर हम बाकी की चीजें डालेंगे। ठीक है, और अभी ये भून रहे हैं? अभी तो भूनूंगी मैं इसको। जबरदस्त। हम आपकी मुलाकात कराते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। इज एन एस्थेटिशियन और हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट है। हमारे साथ हैं डॉक्टर हुमैर नासिर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आजकल आप देख रहे होंगे कि एक कुछ मौसमी हेयर लॉस होता है और चंद एक लोग हैं जिनका मुकम्मल हेयर लॉस हो जाती है, बॉलनेस हो जाती है, जिनमें मर्द हजरात और खवातीन यकजा इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये जेनेटिक होता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ये जेनेटिक भी होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक, वो जेनेटिकली होता है। उसके अलावा जो है वो लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। तो फिर वो हेयर लॉस अल्टीमेटली आपको बॉल्डनेस की तरफ लेकर जाता है। तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने बॉल्डनेस को जो है उस स्टेज पे पहुंचने से पहले उसको बचाएं। और उसके लिए होता है कि आपके पास, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक PRP है, PRF है, एक्सोसोम्स हैं, हेयर थ्रेड्स हैं। ये डिफरेंट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होते हैं आपके एग्जिस्टिंग हेयर के लिए। तो इसको आप करवाते रहें विद द टाइम ड्यूरेशन, तो ये मेंटेन रहते हैं। क्योंकि बेसिकली देखिए, ये भी तो आपके समझे कि बालों के जो ये पौधे लगे हुए हैं आपके सर पे, और उसकी मेंटेनेंस तो चाहिए सबको। और नशो-नुमा आपको करते रहने चाहिए। एग्जैक्टली, उसके कुछ ड्यूरेशंस होते हैं, उसके ऊपर आकर आप जो है वो ड्यूरेशन पे जो आप आकर के ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो मेंटेन रहते हैं। और जब वो मेंटेन रहते हैं तो हेल्दी रहते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, नरिश रहते हैं, थिकनेस रहती है, बॉल्डनेस की तरफ नहीं जाते, हेयर फॉल स्लो डाउन होता है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई इसका एक पैटर्न होता है कि पहले अगर हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है तो पहले PRP होगी, या दूसरे फेज में ये होगा, तीसरे फेज? ऐसा ही होता है। हम जब हेयर लॉस स्टार्ट होता है तो लोगों को पता नहीं चलता शुरू में कि उनको हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक होता है कि एक रूटीन हेयर फॉल हो रहा है, जो कि अराउंड 10 to 100 जो है वो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर वो आपको हेयर फॉल होता है डेली का। तो अगर आपको उससे ज़्यादा हो रहा है, लोग बोलते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, हम कंघा करते हैं तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, नहाते हैं तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक इनिशियल स्टेज होता है। इसके अंदर आपको करना ये होता है कि आपने आते ही सबसे पहले PRP से स्टार्ट करें, जो आपका इनिशियल प्रोसीजर है, जो आपकी मेंटेनेंस है। और PRP का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये आपके अपने ब्लड से ड्रॉ करके बनाई जाती है,
तो इसके ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जो आप यूज़ करवा सकते हैं अपने ऊपर। तो पीआरपी जो है वो बेसिकली मेंटेनेंस आपके बालों के लिए, तो उसको विद द टाइम आप 2-3 मंथ्स में एक दफ़ा पीआरपी लाजमी करवाएं ताकि आपके बाल हेल्दी रहें, हेयर फॉल स्लो डाउन हो जाए। अच्छा, हेयर फॉल कभी भी रुकता नहीं है, ये एजिंग के साथ रिलेटेड है। आपकी जैसे जैसे एज होगी वैसे वैसे हेयर फॉल भी बढ़ेगा। तो उस हेयर फॉल को डिले करने के लिए, उस प्रोसीजर को पूरा डिले करने के लिए हम ये करते हैं कि पीआरपीस करते हैं। पीआरपी अब बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं। हम जो पीआरपी करते हैं तो उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है आपको कि हम स्टेम सेल्स ऐड ऑन करते हैं उसके अंदर। स्टेम सेल्स वाली पीआरपी बहुत मुश्किल से आपको कराची में अवेलेबल होती है, क्योंकि स्टेम सेल्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव पीआरपी है। और कितने तक की होती है वो? इसके रेंजेस हैं अराउंड, कोई 30s में भी करता है, 40s में भी, 45, नहीं मतलब मैक्सिमम शुरू कहाँ से होती है? और 30 प्लस से स्टार्ट होती है, 30 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 80,000 तक जाती है। 30 to 80 के बीच में रहती बिल्कुल है, ऐसा ही। 80 के ऊपर नहीं हाँ, जाती। लेकिन इसका ड्यूरेशन नॉर्मल पीआरपी से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। ये एक सेशन इज इक्वल टू 6 पीआरपीस। ओह ऑलराइट। लेकिन डॉक्टर साहब जो एक आप ये कराते हैं स्टेम सेल वाली पीआरपी, ये कितने दिन तक के लिए आपके काम आती है? अच्छा देखिए, इसमें पीआरपी और स्टेम सेल्स बेसिकली करते क्या है, स्टेम सेल्स आपके उन सेल्स को हील करते हैं जो कि इटसेल्फ हील नहीं हो पा रहे। ठीक है। तो स्टेम सेल्स वहाँ पर आते हैं, आपके डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं और जो आपके डेड सेल्स हैं उसको रिप्लेस करते हैं विद न्यू सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स का काम करते हैं। जो पीआरपी होती है वो लास्ट करती है 2 to 3 मंथ्स, लेकिन जो नॉर्मल जो स्टेम सेल्स पीआरपी होती है इट इज़ इक्वल टू 6 पीआरपी। तो उसमें स्टेम सेल्स वाली पीआरपी आप करवाएं तो वो ज़्यादा इफेक्ट देती है आपको, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जो है वो इफ़ेक्ट्स चाहिए होते हैं लोगों को कि हमारे थोड़ा जल्दी आए। तो वो इसका जो इफेक्ट्स होता है वो बहुत इंस्टेंट होता है, वो विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आपको आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आज हम स्टेम सेल्स पीआरपी करेंगे आज हम। एक्सीलेंट, जबरदस्त। Exactly. अच्छा, इनका हेयर लॉस इतना तो है नहीं। अच्छा देखिए, hair लेकिन loss- आपने स्पॉट, क्या डॉक्टर स्पॉट कर लेते कि आप बॉल्डनेस की तरफ चला एग्जैक्टली जाएगा जब आप पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें उनके हेयर की कंडीशंस देख करके पता चल जाता है कि इनके हेयर की थिनिंग हो चुकी है और अब ये थिनिंग के बाद ये हेयर फॉल पर जाएंगे, क्योंकि बाल स्ट्रेंथ खत्म करेगा तो फिर वो फॉल करेगा। जब बाल आपके मोटे होते हैं तो वो स्ट्रेंथ अच्छी गिरते है, नहीं हैं, हाँ। एग्जैक्टली उनकी हेल्थ अच्छी है। तो जब वो थिनिंग की तरफ आए तो उसके बाद मतलब ये कि अब इनका फॉल का सीजन स्टार्ट होने वाला है। जब ये फॉल करेंगे और तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैंने चंद एक लोगों को देखा, उनके घने घने बाल होते हैं लेकिन एक साल में सब खत्म। वो इसीलिए होता है ना, क्योंकि उनके बाल पहले वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता अच्छा। कि हमारे बाल वीक हो गए हैं, और वो वीकनेस के जो है वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं कि शायद ये नॉर्मल चीज़ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसके लिए यही है कि आप पहले देखें कि आपका जो आप हेयर स्टाइल जो आप बना रहे हैं उसके अंदर जब आप पहले बालों में हाथ डालते हैं तो आपको कैसा स्ट्रेंथ महसूस होता है। अगर उसमें फ़र्क आ रहा है तो आप फ़ौरन कंसल्ट करें अपने हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट से। ठीक है, जबरदस्त। जी डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम इनका एक सेशन करेंगे पीआरपी का, और इनके बालों का हेयर फॉल नहीं है लेकिन थिनिंग हो रही है। ठीक है। तो थिनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, हम आज जो करेंगे वो स्टेम सेल्स पीआरपी करेंगे। अच्छा, ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, ये एक बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। आप डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो गए हैं हमारे पास, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो उसके अंदर जो है इसमें पेन नहीं होता है। जी। और डॉक्टर साहब, अभी जो आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये भी 30 to 80 के बीच में Exactly. इसके प्राइस इसके रेंज है। prices प्राइस रेंज है। और इसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट होना जरूरी है, मतलब कि आपको शुगर ना हो, डायबिटीज नहीं, ना ऐसा हो? कुछ देखिए, ये heart आपके अपने patient- ब्लड से बनी है ना। ठीक तो है। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। एग्जैक्टली। ओके, मतलब वो चंद एक दफा होता है ना कि वो कहते हैं कि अब ये मेडिसिन तो नहीं ले रहे, एस्पिरिन तो नहीं ले रहे, ये तो नहीं ले रहे, ऐसा होता है बहुत सारी जगहों कोई पे, टेस्ट कराने की जरूरत होती नहीं, है? इसके लिए पीआरपी के लिए कोई टेस्ट नहीं कराना होता। और ये लंच ब्रेक प्रोसीजर्स होते हैं, आपने आया, करवाए और वापस अपने काम पर वापस चले गए जो आप काम कर रहे हैं। साउंड्स ग्रेट। लंच ब्रेक प्रोसीजर्स, लंच ब्रेक में आपने लंच किया शेफ नौरीन से, फिर आप डॉक्टर साहब के पास जाके Exactly. बाल सही किए अपने। जी डॉक्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब, जेनेटिकली आपकी थिनिंग क्यों होती है? जेनेटिकली देखिए आपके जीन्स में शामिल है ना, बॉल्डनेस जो है वो आपके जीन्स में अब शामिल है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप जो बालों की जो हेल्थ है वो आपके वालिद साहब की तरफ से आती है, कुछ कहते हैं जी देखिए, मदर साइड से। पैटर्नल और मैटरनल साइड दोनों इफेक्ट करती हैं आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हमारे फादर के नहीं है, हमारे दादा के नहीं है, लेकिन उनके मैटरनल साइड पर होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि 4 भाई हों तो सबको बॉल्डनेस हो, 3 को हो सकती है, 1 को नहीं होगी, और 1 को हो जाएगी, 3 को नहीं होगी। ठीक है। तो इट रन्स इन योर जीन्स। तो जिसने जीन्स को और अडेप्ट डॉक्टर साहब, स्ट्रेस का भी कोई ताल्लुक हो? स्ट्रेस का बहुत ताल्लुक है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, उसके अंदर बहुत इफेक्ट करता है। स्मोकिंग है, दूसरा आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप हेल्दी फ्रूट्स नहीं ले रहे, ड्राई फ्रूट्स नहीं ले रहे, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले एक एक्टर है, उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो उनका पूरा केस बिगड़ गया था
और उन्होंने बहुत जगह वीडियोस भी लगाए थे और शेयर किए थे कि ये डिफर करता है फ्रॉम बिल्कुल हो सकता है। देखिए उसके अंदर ना आपके बहुत सारी कोमॉर्बिड्स इंक्लूड होती हैं। लाइक अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी डायबिटीज़ विद इन नॉर्मल रेंज नहीं है तो फिर आपकी हीलिंग नहीं होगी और हीलिंग प्रोसेस आपका डिले हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप कहाँ करवा रहे हैं, आप जिस सेंटर पे करवा रहे हैं तो वो कैसा है। लाइक जो हम कर रहे हैं एक अल खलीज पर, तो ये इट्स गुड, हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, वी हैव क्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो आपको उस जब आप कोई प्रोसीजर अपनी ब्यूटी के लिए चूज़ करें तो व्हाट यू प्रीफर कि आप देखें कहाँ हाइजीन अच्छी है, कहाँ प्रॉपर स्टरलाइजेशन अच्छी है और कहाँ पे आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्रोसीजर्स है क्या ये एस्थेटिशियन से ही करा लेने चाहिए या डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी नहीं, है? ये डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर आपको डॉक्टर्स के लिए एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। सो डॉक्टर साहब यहाँ पे कर रहे हैं पीआरपी का सेशन विद स्टेम सेल्स, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं और यहाँ पे डॉक्टर उमैर कर रहे हैं पीआरपी ट्रीटमेंट जो कि हाफ वे थ्रू है, लेकिन आपको एक क्लोजअप दिखा रहे हैं। प्लीज़ इसका क्लोजअप ज़रा बनाइए। और ये एक बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि ये एक पेनलेस प्रोसीजर है क्योंकि हमारी जो मॉडल हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और ज़रा सा भी टेंशन नहीं है। डॉक्टर उमैर, पहले तो जो पीआरपी होती थी वो तो मैंने जिस तरह पेनफुल प्रोसीजर होता था वो पेनफुल मैंने देखा कि लोगों के पूरे सर पे 12-13 सुइयां लगी हुई होती थी। मैंने आपको बताया ना, अब जैसे एडवांस होती जा रही है, टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही तो उसमें अब ये पेनलेस प्रोसीजर हो गया। पहले बहुत ज़्यादा पेन होता था, लोगों को 2-2 दिन तक पेन होता था और वो कंप्लेन करते थे कि जी पीआरपी हम इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पेन नहीं है। आप लंच ब्रेक प्रोसेस मैंने आपको इसलिए कहा कि ये इसलिए क्योंकि आप आए, मजे से करवाया और फिर चले गए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है? इसका जो स्टेम सेल्स का है इसका विद इन 2 वीक्स आना शुरू हो जाता है और जो नॉर्मल पीआरपी होती है उसका जो रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं वो आफ्टर 20 डेज आते हैं। 20 डेज आना शुरू होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इस वक्त और सॉरी हेयर ट्रांसप्लांट कर बालों में आप पीआरपी कर रहे हैं, इससे बालों की निगहदाश्त होगी और वो अच्छे हो जाएंगे। क्या यही चीज़ अगर आईब्रोज पे कराई जाए? पीआरपी देखिए आपकी जो है ना वो बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए हो सकती है। ठीक है। जॉइंट्स में यूज हो सकती है, मसल्स में यूज हो सकती है, आपके फेस पे यूज होती है, नेक के ऊपर लोग यूज करवाते हैं, जिनको नीच जॉइंट पेन होते हैं वो उसमें यूज करवाते हैं। तो पीआरपी बेसिकली आपके अपने ब्लड से बनी है, उसमें स्टेम सेल्स हैं, वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपके डैमेज सेल्स को रिपेयर कर रहे हैं और डेड सेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं न्यू सेल। ऑलराइट। तो आप किसी भी अपने पार्ट के वो जो है वो पीआरपी करा सकते हैं, उससे उस जगह के सेल्स ही बेहतर होंगे। ठीक है। और आप ये सब प्रोसीजर्स करते हैं क्योंकि जो वैम्पायर फेशियल्स होते हैं लोग चेहरे पे पीआरपी करा रहे हैं, करवाते हैं ताकि कोलेजन की स्टिमुलेशन हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चेहरे पे अगर आप पीआरपी कराते हैं तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर हो सकता है। नहीं, अब मशीन से मैंने बताया ना आपको कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो अब पेन नहीं होता है। अब पेन नहीं होता क्योंकि पहले तो अब मुझे लगता है चेहरे पे जब आप अपने इंजेक्ट कुछ करवा रहे हो, सुई लगवा रहे हो तो बड़ा दर्द, बहुत पेन होता था। आप जाहिर सी बात है, आप नीडल से प्रिक करवाएंगे तो वो पेन होगा और मोस्ट सेंसिटिव स्किन। एग्जैक्टली। और एक प्रिक नहीं है, मल्टीपल प्रिक्स है। तो अब मशीन्स आ गई हैं हमारे पास, हम उनसे करते हैं तो उससे आपको बिल्कुल पेन नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने किया इनका स्टेम सेल पीआरपी के, अब इसके बाद इनको कितनी देर में हेयर वॉश करना है, कोई खास शैम्पू यूज करना है, कोई डाइट में? कोई डाउन टाइम नहीं है। आपने पीआरपी करवाई और उसके विद इन 1 आवर आप वॉश भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी शैम्पू से वॉश कर सकते हैं, आप चाहें ऐसे भी सर धो सकते हैं, ब्लो ड्राई जेल वगैरह सब यूज कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, इसके बाद आप कह रहे हैं कि 20 दिन बाद रिजल्ट आएगा? एग्जैक्टली। इसका जो स्टेम सेल्स का है वो आफ्टर 2 वीक्स आएगा। 2 वीक्स आएगा। अच्छा, अगले स्टेम सेल ट्रीटमेंट की जरूरत कितने अरसे में पड़ सकती है? डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। क्या आपको कब लगता है कि अब मेरे बाल जो दोबारा थिनिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपने आकर के एक सेशन ले लिया। ठीक है। ये ऐसे होता है कि आपको खुद को फील हो कि जब मुझे नीड है तो मैं आकर के ले लूँ। ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब, आप अल खलीज क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे अगर आप लोग भी अपना हेयर ट्रीटमेंट कराना चाहें या चेहरे का कोई अच्छा ट्रीटमेंट कराना चाहें तो आप डॉक्टर उमैर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, और क्या टाइमिंग्स होते हैं आपके वहाँ? मैं बेसिकली डीएचए ब्रांच में हूँ, डीएचए फेस 4 ब्रांच में, और हमारी टाइमिंग्स जो है वो सुबह 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की है। एक्सेलेंट। और अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ता होगा? ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि शेफ नौरीन क्या कर रही है। जी शेफ नौरीन। अच्छा, मैंने इसमें पालक जो ब्लेंड किया था मैंने इसमें डाला था, ठीक है। और उसके बाद
मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी थी 3 टेबलस्पून, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो दही मैंने फेंट के रखा हुआ था, ये इसमें जाएगा 3 to 4 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग दही ऐड नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा सा, आपको पता है मेरी अपनी एक रेसिपी होती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी योगर्ट को। फिटा हुआ योगर्ट और खट्टा होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड किया। अब इसमें जाएगा लीमू का रस जो कि 1 टेबलस्पून है, ठीक है। ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और ये चिकन का जो क्यूब था मैंने आपको बताया था, ये इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, मतलब लाइक भूनने की तरफ जब ये आएगा तो ये ऑयल ऊपर आ जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये जो चॉप मैंने हरी मिर्चें रखी थी, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए 4 से 5, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इतने ये भून रहा है, इतने में मैं क्या करूंगी कि ये जो मेरे पास पनीर रखा है, ठीक है, इसको मैं फ्राई करूंगी। पनीर को ये फ्राई होगा, इसको मैं लो फ्लेम पे कर दूंगी पालक को, और पनीर को हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी सेसमी सीड्स। आपको पता है ना, पनीर मेरा दिल है। हाँ। ऐसा लगे मेरा दिल फ्राई कर रही है। पनीर के साथ कोई भी जाती को मुझे पसंद नहीं। अच्छा जी। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूंगी बटर, लाइक ½ टेबलस्पून इसमें बटर ऐड होगा, ठीक है। और फिर मैं इसमें डालूंगी ये पनीर, क्योंकि जब ये सेसमी सीड जाएंगे, बटर जाएगा, थोड़ा सा ऑयल जाएगा, फिर ये पनीर को फ्राई करेंगे, लाइक सॉटे करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, इसका बहुत टेस्ट दोबाला हो जाएगा। क्योंकि पनीर आपको पता है थोड़ा सा बिल्कुल फीका होता है इस पर, तो इसको भी टेस्ट देना चाहिए। चलें जी, ये देखें इस तरह से ये फ्राई करूंगी मैं। इतने हमारा, और जब तक पनीर फ्राई हो रही है और पालक बन रही है, हमारे साथ हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त और हमारी इंटीरियर डिजाइनर कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कुरत, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। आप कैसे? बेहतरीन। और कुरत, घर सिंगार का हमारा ये सेगमेंट है। आप आज किस बारे में बात करेंगे? सर, लास्ट वीक हमने बात की थी फीचर वॉल्स की। घर में एक दीवार ऐसी होनी चाहिए जिस तरह कुरत, अगर हमारा सेट देखती हैं तो हमारे सेट की फीचर वॉल आप किसको कहेंगी? हमारी सेट की फीचर वॉल ये ग्रे वॉल है। ग्रे वॉल है ना, जिसपे एलईडी लगी हुई जी है। जी, जिसको हमने थोड़ा डार्कर टोन में रखा है और उसके साथ कुछ पिक्चर्स हमने लगाई हैं जो कि थोड़ी सी पॉपअप हो रही हैं, उसमें हमने कलर्स ऐड किए हैं। तो और जब भी हम अंदर आते हैं तो पहली नजर हमारी इसी इस पे वॉल पे पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह जिस तरह अभी आप ये लाउंज की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये है फीचर वॉल जो पीछे वाली वॉल है। जी बिल्कुल। ये हमारी इस पिक्चर के अंदर जो आप देख रहे हैं मिडिल में, ये हमारी फीचर वॉल है। इन्होंने इसको बहुत सारे कलर्स के साथ एक डिफरेंट लुक में क्रिएट किया है। बड़ा एशियन सा लग रहा है, चाइनीज, जापानीज। देखिए वही बात ना, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि अगर हम आर्टिस्ट हैं या हमें थोड़ी बहुत भी पेंटिंग का शौक है, तो हम कोई भी वॉल खुद पेंट करके भी बना सकते हैं। कोर्स बिल्कुल। और वो ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल कलर में हो। फीचर वॉल आप डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। लाइक वॉलपेपर के साथ भी एक फीचर वॉल बन सकती है। वो वॉल जो आपके रूम में बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही हो या आपकी आंख उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ रही हो, वो फीचर वॉल। और आपको अच्छा महसूस हो। अच्छा, जैसे मूवीज़ फीचर फिल्म्स होती हैं। फीचर फिल्म में हीरो हीरोइन के दरमियान स्टोरी घूम रही होती है। इस तरह हमारे घर के अंदर या इंटीरियर स्पेसेस के अंदर फीचर वॉल एक ऐसी वॉल होती है जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूम रही होती है। वो आपका एक मेन एलिमेंट होता है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये लिविंग रूम नहीं है, ये इनकी एंट्रेंस है। इन्होंने एंट्रेंस के साथ भी एक वॉल क्रिएट करके उसको एक फीचर वॉल में कन्वर्ट किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा आई कैची है। और एक पैनल से बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कलर्स के साथ पैनल्स क्रिएट कर दिए हैं, जो कि देखें बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी फर्स्ट एंट्रेंस पे ही उन्होंने एक ऐसी चीज़ क्रिएट की है कि आपकी नज़र डायरेक्टली वहाँ जाती है। और वो 3D भी लग रही है। 3D भी लग रहा है पेंट के साथ ना। अब देखिए उन्होंने ये एक वॉल क्रिएट की है, सब कुछ न्यूट्रल कलर्स में है। बीच में उन्होंने वुड यूज़ करके, ये शायद वॉलपेपर भी हो सकता है। ये वॉलपेपर भी हो सकता है, बट ये वॉलपेपर नहीं है। अच्छा। ऐसा वॉलपेपर भी होता है जो 3D, हमें वॉलपेपर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। वॉलपेपर में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। आप ट्रॉपिकल, आप फ्लोरल, आप वुडन, या फिर आप मेरे ख्याल से बड़ा कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं ये जगह। फीचर वॉल का आइडिया यही होता है कि वो आपकी इंटीरियर स्पेस के अंदर एक कैरेक्टर ऐड करता है। और आप देखें इसके अंदर उन्होंने सिर्फ कलर ऐड करने के लिए चेयर का कलर चेंज किया हुआ है।
ठीक है। और लेकिन करो मुझे एक बात बताएं, अगर आप ये कमरा डिजाइन कर रही होती, क्या आप फर्नीचर बदलती थोड़ा सा? हाँ, क्या करती मुझे बताएं। मैं थोड़ा सा कलर ऐड करती हूँ, कलर और ऐड ऐड करती है ना? मजीद। मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा फीका है, फीका है, थोड़ा सा फीका, फीका डल है। हाँ डल। या मैं इसमें पेंटिंग्स ऐड करती। हाँ अब देखें, ये एक सिंपल सी इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के साथ एक फीचर वॉल क्रिएट केन की थी मैं, केन लकड़ी की थी बिल्कुल। मैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे घर में कुछ पुरानी प्लेट्स हों, आपके होती हैं, लोगों के course। डिनर सेट्स खराब हो जाते हैं, आप उन प्लेट्स को लेके पेंट करके एक फीचर वॉल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो इसमें आप देखें, इन्होंने ये एक वॉल क्रिएट किया जो कि वॉल का कलर बिल्कुल डल है, लेकिन उन्होंने इन एलिमेंट्स के साथ थोड़ा बहुत कलर ऐड किया हुआ है। और कुशन्स के गुरु अंदर सर, मैं एक दफ़ा मैं शूट कर रहा था, तो मैं नॉर्वे में शूटिंग कर रहा था, फिर मैं एक वहीं पे आगे, जिस तरह अब यूरोप में आप आगे गाड़ी लेके निकल जाते हैं, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे गांव और इस तरह की जगह आ रही होती, तो वहाँ पे नौरीन एक इतना खूबसूरत मैंने घर देखा था, क्योंकि छोटा सा घर था, और उन्होंने पूरा जो घर की उनकी जो फीचर वॉल थी ना, वो सबने अपने हाथों के इम्प्रिंट्स किए हुए थे, अलग अलग कलर्स में पूरी वॉल। अच्छा, ये कुछ जगहों पे ये कल्चर भी है उनका कि वो उनके घर में जब कोई नया आता है तो वो हैंड प्रिंट्स जो हैं वो किसी वॉल के ऊपर लगवाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ी डिफरेंट सी इन्होंने वॉल पेपर के साथ, जैसे मैंने अभी कहा कि वॉल पेपर के साथ भी हम फीचर वॉल, हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने सिंपल ब्लैक एंड वाइट की थीम रखकर और वॉल पेपर के साथ एक फीचर वॉल क्रिएट किया है। और इसके ऑब्वियसली इसके आसपास के एलिमेंट्स बहुत न्यूट्रल होंगे जो कि इसमें नज़र नहीं आ रहे। तो वॉलपेपर्स में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मार्बल डिज़ाइंस हैं, आपने देखा होगा आजकल मार्बल डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा इन हैं। वो तो लोग किचन में भी लगा लेते हैं, किचन में भी लगा रहे होते हैं, बट किचन के मटेरियल्स अलग होते हैं। लेकिन ये देखें आप, इसके अंदर भी इन्होंने वॉलपेपर, अच्छा वॉलपेपर है ये, बट हम इसको पेंट करके भी या टेक्सचर क्रिएट करके भी हम फीचर वॉल बना सकते हैं। अच्छा कुरत, पहले के ज़माने में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि दीवारों पे कालीन लगा देते हैं, जी, है ना? अभी भी लगाते हैं, कालीन का पीस लगा देते हैं, थोड़ा सा एथनिक टच के लिए, या अजरक को फ्रेम करा के लगा देते हैं, ताकि एकदम से इमीडिएटली उस पे नजर। मेरे ख्याल से पहले की जो फीचर वॉल थी उसको उसी की एडवांसमेंट शायद। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि आप अगर लोग ट्रैवल करते हैं तो वो डिफरेंट कंट्रीज से चीज़ें कलेक्ट करें और उसकी एक फीचर वॉल क्रिएट करें। वो भी बहुत लोगों को बहुत डिफरेंट चीज़ों का शौक होता है, तो वो आप उससे कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने देखें, ये एग ट्रेज होती हैं जो, उसको लेकर इन्होंने एक फीचर वॉल क्रिएट किया। कितना क्रिएटिव आइडिया है। लोग फेंक देते हैं, लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन इन्होंने इसके साथ एक छोटा सा जो है वो प्ले किया है और अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है, कलरफुल सा बहुत लग रहा है। नौरीन, शेफ नौरीन की तरफ चलते हैं और क्या जी शेफ नौरीन बताएं। ये हमारा पनीर फ्राई हो गया। मैंने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया था, सेसमी सीड्स ऐड किए थे, चॉप्ड हरा धनिया ऐड किया था और 1 टेबलस्पून ऑयल करके मैंने इसको फ्राई कर लिया। ये हमारा डन हो गया। हमारा पालक पनीर भी डन हो गया। बस मैं क्या करूँगी, जब मैं बिफोर सर्विंग मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी, फिर ये हमारा डन हो जाए, फिर मैं प्रेजेंटेशन कर दूँगी। जबरदस्त रेसिपी बता दें जल्दी से। जी, ऐसे मैंने 500 ग्राम मैंने पालक लिया था, ठीक है, उसको मैंने ब्लांच करके ब्लेंड कर लिया था। फिर मैंने ऑयल लिया, उसमें चॉप गार्लिक डाला, करी लीव्स डाले, साबुत गोल मिर्चें डाली, ठीक है, ज़ीरा डाला और फिर मैंने पालक को डाल दिया। पालक को मैंने थोड़ा सा पकाया, उसके बाद मैंने इसमें लेमन का जूस डाला, नमक डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, कसूरी मेथी डाली, योगर्ट डाला मैंने इसमें ½ कप और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, ठीक है। और फिर इस बाद में मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको कर लिया। दिस इज़ रेडी। पनीर को मैंने आपको बता दिया फ्राई कर लिया। अब मैं इसको सर्विंग की तरफ आ जाती हूँ। सर्विंग स्पून ले लेते हैं हम। और कुरत को शदीद भूख लगना शुरू हो गई। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कुरत, जब फीचर वॉल की भी हम बात कर रहे थे, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं बिलाल, वो कभी भी ट्रैवल करते हैं ना, तो वो वहाँ की अपनी एक तस्वीर खींचते हैं या उस जगह की कोई तस्वीर खींचते हैं, और उन्होंने हर अपने ट्रैवल जहाँ पे वो जा रहे थे उसकी एक तस्वीर से एक अपनी फीचर वॉल क्रिएट की है। लेकिन मेमोरीज भी होती है। मेमोरीज भी होती है। मुझे वो इतनी फैसिनेटिंग लगती है कि जब मैं देखता हूँ तो उसके अंदर एक अलग, मतलब मोरक्को की कोई तस्वीर होगी, कहीं की कोई और होगी, वो देख के इतना एक ज़बरदस्त लग रहा होता है कि वाह यार अमेजिंग। और वो खूबसूरत भी तस्वीर और मुख्तलिफ है एक दूसरे से। हर तस्वीर एक कहानी बयान कर रही होती है और उनको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी।
मैं यही कहती हूँ ना कि फीचर वॉल या आप कुछ भी कोई भी आइडियाज़ अपने घर में आप इनकॉर्पोरेट करें और फिर देखें कि क्या चेंज आता है। और पिक्चर्स तो जो हमारी पिक्चर फ्रेम्स होते हैं वो तो इटसेल्फ आपकी बहुत ज़्यादा आप उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप पिक्चर फ्रेम्स के अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, आप उनके बैकग्राउंड्स में कलर ऐड कर सकते हैं। मेरे अभी आगे प्रोजेक्ट में भी इस तरह की चीज़ें हैं, मैंने पिक्चर वॉल्स भी दिखाई हैं, तो हम उनको देखेंगे। जो लोगों ने अपनी तस्वीरों से एक दीवार क्रिएट की हुई है। कुरत, जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो कलेक्टर्स होते हैं, वो लोग बॉटल्स कलेक्ट करते हैं। जिस तरह मुझे बहुत शौक था मिनिएचर बॉटल्स कलेक्ट करने का। मेरे पास तकरीबन आई थिंक हर परफ्यूम की एक मिनिएचर बॉटल जमा होगी, जो कि मेरे ख्याल से 50 या 100 के करीब है। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं उनके साथ क्या करूं। कभी मैं सोचता हूँ कि मैं सोचा था कि मैं आपसे जरूर इस बारे में राब्ता हाँ, उसकी एक फीचर वॉल बनाइए। कैसे? आप कोई कॉर्नर बनाइए, ठीक है, और आप शेल्फ्स क्रिएट करें, ठीक है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल कलर के अंदर हो, और उनको लिट करके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लाइट के साथ भी आप फीचर वॉल क्रिएट कर सकते हैं। लाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आप उन बॉटल्स को लाइट्स के साथ इन्हांस कीजिए, तो कोई डार्क वॉल बनाइए और उसके अंदर वो बॉटल्स प्लेस कीजिए और साथ में लाइट्स लगाइए, बहुत खूबसूरत वॉल। ये कुरतलाल में कभी ये भी सोचता हूँ कि जिस तरह एक गहरे रंग की लकड़ी का मैं एक वो फ्रेम सा बनवा लूँ, जिसके अंदर कॉलम्स बने हुए छोटे छोटे ब्लॉक्स हो, हर में एक एक बॉटल प्लेस की हुई, लाइट एक LED लाइट का सा इफेक्ट आ रहा है। आजकल आती हैं LED लाइट्स जो कि नजर नहीं आ रही होती, लेकिन उनकी ग्लो आ रही होती है आपकी वॉल के ऊपर। तो पूरी आई थिंक वो रोप लाइट्स होती है, रोप LED लाइट्स होती है बेसिकली। आप उनके साथ प्ले अराउंड करें, लेकिन आप आई थिंक आप ये फीचर वॉल बनाएं और फिर हम उसको दिखाएंगे। मैं एक और आपको अच्छा आइडिया दूं, मेरे ख्याल से ये फीचर वॉल आप बनाएं और फिर हम लोगों को दिखा, क्योंकि मुझे पता, मुझे एक पॉइंट ऐसा आता है जब मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ या मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ इतनी मेहनत है। एक्चुअली जब अपने घर में मैं भी कुछ कर रही होती हूँ ना, तो मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि जब इंसान अपने लिए खुद कुछ कर रहा होता है ना, डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम आपकी फीचर वॉल जरूर बनाएंगे। वादा करें आप ये लाइव, क्योंकि अभी मैंने लास्ट एक एक्सपेरिमेंट क्या किया था, मैं गया बाजार ना, मेरे घर में बहुत सारे गमले रखे हुए हैं ना छोटे छोटे, तो मैं गया, मैं जाके स्प्रे पेंट लिया, तो मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट लिया। अब वो जाके मैंने सब करता रहा, वो एक पॉइंट पे आके वो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया तो मैंने दूसरा मंगाया, वो जो दूसरा मेरा ड्राइवर लेकर आया तो वो सिल्वर था। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब मैंने जो बचे थे उनको सिल्वर कर दिया। अब मैंने सोचा कि वो सिल्वर गोल्डन को एक साथ मैं प्लेस कर देता हूँ। हाँ, मतलब मुझे लगता है ये चीज़ें खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और आप लोग अपने घरों में कॉर्नर्स को किसी ना किसी तरह खूबसूरत बनाते रहिए। इससे आपकी शख्सियत में भी एक निखार आएगा, आपको अच्छा भी महसूस होगा। जी नौरीन, तैयार हो गया? सर्व कर दिया मैंने। इस पे ऊपर क्रीम ड्रिजल कर दी, क्योंकि अगर आप लोग क्रीम पकते हुए डालेंगे तो वो क्रीम फट जाएगी, तो जब आप सर्व करें उसके ऊपर क्रीम हल्की सी ड्रिजल कर दें। जबरदस्त नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। कुरतुलैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले हफ्ते आप क्या दिखा रही हैं हमें? अगले हफ्ते हमारा जो टेबल वाला प्रोजेक्ट था वो किसी वजह से डिले हो गया, तो इंशाल्लाह हम टेबल वाला प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे। जबरदस्त कुरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।